नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुद्र प्रताप पांडे और पांडे क्लासेस बोर्ड्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपने क्लास 11th के ह्यूमैनिटीज का हिस्ट्री नामक सब्जेक्ट का 6वां चैप्टर, जिसका नाम है द थ्री ऑर्डर्स, इसको एकदम बेहतरीन तरीके से धुआं करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा वीडियो वन शॉट होने वाला है। अगर आप इसको अंत तक देखते हैं, सारी चीज़ों को उतारते हैं बोर्ड पे दिखा हुआ और नोट्स को बना लेते हैं, तो इसके बाद आपका ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाने वाला है इसी वीडियो में। देखिए, अभी हम इस चैप्टर के थोड़ा सा अबाउट वाले सेक्शन को देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें हम आपसे थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़, थ्री ऑर्डर्स जो कि आपके टर्म फर्स्ट का हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होने वाला है। हमने हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स करवा दिए आपके टर्म 1 के, और अभी हम क्या सोचे हैं, देखिए थोड़ा सा डिले वगैरह हो गया है, मानते हैं, है ना, देर तो हो ही चुका है, अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अब टर्म 2 की जो शुरुआत है, हम कमेंट सेक्शन में आप लोग से पूछे थे, तो आप लोग काफ़ी लोग बोले कि ठीक है भैया, टर्म 1 बिगड़ गया, आप नहीं करवा पाए, गलती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम टर्म 2 फिर कैरी ऑन करते हैं, टर्म 2 से अपना पढ़ाई वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसको देखते हुए हम सोचे कि हिस्ट्री का कम से कम पहला टर्म एकदम फिनिश करवा दें, इसके बाद टर्म 2 स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये लास्ट चैप्टर आपका, तो अभी हिस्ट्री का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तो है नहीं, और ये सिक्स्थ। अब क्या हुआ, टर्म 1 खत्म हो चुका है आपका। इसके बाद हिस्ट्री को ही पहले खत्म करेंगे, चेंजिंग कल्चर और ट्रेडिशन वाला जो आपका अगला चैप्टर होगा, वहां से स्टार्ट करते हैं टर्म 2 की शुरुआत, फिर हिस्ट्री खत्म करके बाकी सब्जेक्ट्स को भी स्टार्ट कर देंगे। तो इस चैप्टर का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के वहां से जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और कॉपी किताब सबसे पहले निकाल लीजिए, है ना, पेन कलम लेकर के बैठिए, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पर दिख जाए नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नोट्स हमारे ब्रह्मास्त्र हैं, आपको तो बताइए। तो चलिए फटाफट से खत्म करते हैं अपने हिस्ट्री का 6वां चैप्टर द थ्री ऑर्डर्स को। एक चीज आप अगर गौर करेंगे, अगर आप मैंने 2 इंट्रोडक्शन के लेक्चर्स डाले हैं हिस्ट्री के, है ना, अगर आप उसको देखे होंगे तब तो आपका फिर बताने की आपको जरूरत नहीं है, नहीं देखे हैं तो एक बार उसको देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। आप क्लास 11 में हैं चाहे 11 में नहीं है ना, फिर भी उसको देखिएगा, हिस्ट्री के लिए बहुत बेसिक चीज़ उसमें जो है हम क्लियर करवाए हैं। 2 तो पढ़ा होगा, इंट्रोडक्शन नाम से प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। एक माहौल देखिएगा, हम बस आपसे 3 मिनट से 4 मिनट का समय लेंगे। स्टार्टिंग हम लोग जो अपने क्लास 11 का हिस्ट्री का किए थे, वो हुआ था कहां से, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। मतलब कुछ भी नहीं था यार, कुछ भी नहीं था, हर चीज बनाते हुए आए, इंसान पहले से बेहतर होते गया। फिर चैप्टर नंबर 2 में कूद गए, तो वहां पर वो जाकर के बस गया, एक जगह शहरीकरण होने लगा, राइटिंग एंड सिटी लाइफ आप लोग देखे, लिखना सीख गया। अच्छा, लिखना वगैरह जब सीख गया, तब नेक्स्ट चैप्टर में कूदे, अगला फेस आया कि जब हम ये सब कि आदमी भाई 10 लोग रह गए तो कोई अपने आप को काबिल बनेगा, तो एम्पायर वगैरह आने लगा। तो 3 कंटिनेंट में रोमन एम्पायर वाला सिस्टम आप लोग देखे, तो वहां से राजशाही वगैरह रूल करने वाला सिस्टम आ गया। देख रहे थे ना, एकदम जीरो से स्टार्ट किए थे हम लोग, ऐसा स्थिति था। फिर धीरे धीरे बदलाव होते गया, सीखते लिखना सीखे, रहना सीखे। अब लो भैया, इसी का तो जरूरत था, अब मारपीट करना स्टार्ट कर दिए थे, बहुत जगह वार और हो रहा था। ठीक है, फिर आगे बढ़े तो पैगंबर मोहम्मद जी आए, वो दुनिया एकदम अंधकार में एकदम लिपटी हुई थी, तो फिर पैगंबर मोहम्मद जी आते हैं इस्लाम को लेकर के, ताकि भाई इक्वालिटी वगैरह वाली बात हो, वो वाला हम लोग सिस्टम देखते हैं। फिर कैसे कैसे लोग का धर्म के प्रति, भगवान जी के प्रति ये जो अंदर से निकल करके आता है, ये सब इतिहास का फेस आ गया। मतलब किस हिसाब से आपका इतिहास जो है चलते आ रहा है। अब आगे क्या होगा, ये जो 3 ऑर्डर्स का चैप्टर आता है ना, हम कुछ नहीं थे, लिखना सीखे, पढ़ना सीखे, शहर में रहना सीख गए, राजा वाजा वाला जो है मैटर आ गया, कोई राज कर रहा है, कोई बोला है मेरा बात मानो नहीं तो हम गोली से मार देंगे, ऐसा जो है समाज आपको देखने को मिलता है। फिर बीच में बहुत सारे रेवोल्यूशंस की वजह से बहुत सारा रेवोल्यूशन हुआ। फिर धर्म के रिलेटेड आपको देखने को मिला कि इस्लाम जो है कैसे बहुत ही बढ़िया सिस्टम से निकल करके आता है। ये सारी चीज़ें इतिहास एक पकड़ से छोर से एकदम पकड़ करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर आकर के हमारा जो अगला स्टेशन पड़ा है द थ्री ऑर्डर्स का। ध्यान से बात को समझिएगा, हमारे कहानी अगर हम आपको हल्का सा पीछे लेकर के चलें, यही वो सिस्टम था वेस्टर्न यूरोप का। वेस्टर्न यूरोप मतलब भैया वेस्ट का, जो यूरोप का वेस्ट का पार्ट है, वही वाला हिस्सा है। ये आपका मैप दिख रहा है। आज के समय में फ्रांस है, ये है, ठीक है, हम जान रहे हैं, लेकिन बहुत पहले चलिए तो लोग वहीं साउथ अफ्रीका से सारा आदमी बंदर उंदर बन करके इधर उधर घुमा था, आपको पता है, ये फैला, रहने लगा, सिटी लाइफ बसाया, हर चीज किया। अब जो ये पड़ाव है हम लोगों का द थ्री ऑर्डर्स वाला, यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि समाज में
देखो पहले बराबरी था, पहले बराबरी था यार। अब क्या होगा, समाज में डिवीजन बनना स्टार्ट हो जाएगा कि हम तुमसे ऊंचे हैं, हम तुमसे भी ज्यादा ऊंचे हैं, तुम हमसे भी ज्यादा ऊंचे हैं, तुम साले ऐसे ही मरो खाओ पियो, तुम्हारे ऊपर हम नवाबी करेंगे, हम नवाब हैं, हम यहाँ के महाराजा हैं। समाज में इस प्रकार का जो वातावरण है आने वाला है, यही चीज हमको बताता है थ्री ऑर्डर्स चैप्टर। ये तीन जो तरीके का आपको डिवीजन देखने को मिलेगा, तीन प्रकार का जो क्लासिफिकेशन, जो डिवीजन, जो वर्ग देखने को मिलता है समाज में, वही ये चैप्टर दिखाता है कि देख भाई यहां पर खड़े हैं हम लोग, अभी क्लास 11th के ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स यहां पर खड़े हैं हिस्ट्री से ताल्लुकात रखते हुए। 10 तक तो भैया जो पढ़े सब पढ़े, कोनो तनी सा आपको इधर महात्मा गांधी जी का पढ़ा दिया, ब्रिटिश कैसे गई ये पढ़ा दिए, इंडियन रेवोल्यूशन पढ़ा दिए, तले फ्रांस का रेवोल्यूशन पढ़ा दिया, लेकिन हम सीरीज से नहीं चलते हुए आए हैं। यहां पर सीरीज से चल रहे हैं कि देखो क्या स्थिति था, इधर पीछे देखो तो उधर आदमी कैसे कैसे चलते चलते सही होते 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 आया, यहां पर शासन हो रहा है। क्या हो रहा है, शासन हो रहा है। अब वो समय आ गया जहां पर डिवीजन स्टार्ट हो गया है। कोई बोलेगा हम राजा हैं, कोई बोलेगा नहीं भाई हम तो धार्मिक व्यक्ति हैं, हमसे तो दुनियादारी से मतलब नहीं है, हम बस भगवान को पूजते हैं, तो हम तो सबसे ऊपर हो गए। राजा बोला नहीं भाई हमारे पास पावर है, सेना है, तो हम भी नीचे थोड़े ना रहेंगे, हम भी डट के खड़े रहें। सारा मूर्ख यहाँ तीसरा कॉमन पीपुल बच गया, गरीब जो है किसान बच गए, फार्मर बच गए, पीजेंट्स बच गए, ये लोग बच गए, सब इनके मजा ले रहे, सब कमजोर के ऊपर मजा लेने स्टार्ट हो गए। तो ये चैप्टर आपको सिखाएगा वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, सोसाइटी में डिवीजन के बारे में, कैसे यूरोप का बात कहां का हो रहा है, यूरोप का हो रहा है। ये आप देखिए आपके सामने मैप है, हम अभी एकदम सीक्वेंस से लेकर के चलेंगे, एकदम कहानी के तरीके से आपको सारी चीजें बता रहे हैं। पिछला जो कहानी सुनते आए हैं ये आपको पता होना चाहिए। अभी कहानी का सीन ये है ना कि जो समय है वो आ गया है मध्यकालीन, मिडेवल समय। कौन सा आ गया है, मिडेवल। ये जो पूरे चैप्टर की आपकी स्टोरी रहने वाली है, ये जो पूरा चैप्टर का आपका कहानी रहने वाला है थ्री ऑर्डर्स का, वो कुल मिलाकर के मोटी मोटा देखा जाए तो 5 से शुरू मान लीजिए, नहीं तो सटीक देखें तो 9th सेंचुरी से लेकर के एक तरीके का आपका 15वीं शताब्दी तक का है पूरा का पूरा जो है कहानी, जो माहौल जो है आपको देखने को मिलेगा। 5 सेंचुरी के बाद से रोमन एम्पायर वाला जो आपका सिस्टम उधर से टूटना स्टार्ट हुआ था, वहीं से पकड़ लीजिए 15 सेंचुरी तक का जो पूरा कहानी है इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। कहानी किस प्रकार से, वर्गीकरण के बारे में, डिवीजन के बारे में कि समाज में कैसे डिवीजन हुआ है। हमको उम्मीद है अगर आप 9-10 में पढ़े ही हैं, सोशल साइंस पढ़े ही हैं, पास हुए होंगे, तो देखो 10 में पता नहीं क्या है ना, फ्रेंच का जो लुई 16 है ना, वो एक तो छाप छोड़ गया है सबके दिल में, छाप। मैरी एंटोनेट, अब लुई 16 जो है वो छाप छोड़ गए हैं, पता नहीं कैसा, क्योंकि एक रेवोल्यूशन टाइप का। भाई अब 8 तक का जो पढ़ा तो पढ़ा, लेकिन 9-10 में फ्रांस की क्रांति और फ्रेंच रेवोल्यूशन अपने ऊपर एकदम ये एकदम मीठा वार करता है ना, कि कहानी टाइप का पढ़ने में मजा आ जाता है। तो अब वो सारा सीक्वेंस जुड़ने वाला है। ये वही थर्ड स्टेट याद होगा अगर आपको 9-10 में अगर आप पढ़े होंगे, तो वही चीज यहां पर आप देखने जाएंगे कि इसका शुरुआत हुआ कैसे। कहानी को समझिएगा, ये पूरा बात हो रहा है आपके कहां का, वेस्टर्न यूरोप का। समय जगह कहां है कहानी का, वेस्टर्न यूरोप। हम आपसे बोले जो कहानी का जगह है वो जगह कौन सा है, वेस्टर्न यूरोप। कहानी का समय कौन सा है, तो कहानी आपसे 9 से 15वीं शताब्दी यानी मिडेवल का जो समय है ये उस समय की कहानी है। ठीक, इस कहानी में आप देखेंगे क्या क्या, आपको क्लियर कट बता दें तो सबसे पहला चीज आप देखेंगे कि 3 ऑर्डर्स हैं। क्या चीज, सबसे पहला जो चर्चा आपका होगा चैप्टर के नाम पे ही कि 3 ऑर्डर जो नाम बोला गया है वो एक्चुअली में है क्या। और भाई आप पकड़ ही लिए 3 ऑर्डर मतलब 3 वर्ग, 3 क्लासिफिकेशन। वहां पर भी सोसाइटी में सेम सिस्टम चल रहा था। सिस्टम क्या था, 3 ऑर्डर्स का क्या क्या था। एक, क्रिश्चियनिटी अपनी बढ़ रही थी रोमन एम्पायर के बाद से। भैया वो जो सारे अभी आपको बताएंगे कि जर्मनिक ट्राइब जो वहां पे यहाँ से सब छोड़ छाड़ करके इधर आकर के बसते हैं, जब रोमन एम्पायर का जो है टूटना स्टार्ट होता है तो ट्राइब वगैरह में झगड़ा वगड़ा स्टार्ट हो जाता है, फिर आकर के इधर लोग बस जाएंगे। बसने के बाद भाई वो लोग क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते थे, चर्च और से उनका रिलेशन अच्छा था, क्रिश्चियंस थे, तो क्रिश्चियन धर्म को भी आगे बढ़ाया जाता है। तो यहां पर 3 स्टेट जो बनते हैं, सबसे पहले हो गए कि क्लर्जी। क्लर्जी मतलब जो चर्च के फादर ओदर हैं, जो क्रिश्चियनिटी के जो टॉप क्लास लोग हैं वो लोग क्लर्जी में आ गए। दूसरे बचे राजा लोग जो कि नोबल्स में आ गए, और इन दोनों के अलावा बाकी सब लोग
बाकी सब लोग जो भी हो वो सब थर्ड स्टेट में उसको घुसा दिया गया। थर्ड स्टेट मतलब कॉमन पीपुल। तो एक चीज तो आप यहां पर ये पढ़ेंगे कि तीनों स्टेट के बारे में कि ये डिवीजन हुआ कैसे, इसकी कहानी हम आपको सुनाएंगे। इसके बाद जो मार्क बायोक हैं आपके, ये फ्रेंच जो है हिस्टोरियन है, इन्होंने ये फ्यूडलिज्म वाला सिस्टम यहां पर बताया है कि ये जो सोसाइटी जो समाज बना था ना, ये फ्यूडलिज्म पे चलता था। किस पे चलता था? फ्यूडलिज्म पे चलता था। फ्यूडल सोसाइटी थी। और फ्यूडलिज्म क्या है, फ्यूडल सोसाइटी क्या है, हकीकत बता, हम 9-10 में पढ़े हैं फ्यूडलिज्म, याद होगा तो ठीक है, नहीं तो हम तो बताने वाले हैं। फ्यूडलिज्म के बारे में चर्चा होगी। इन दोनों एस्पेक्ट पे जो पूरा कहानी आपका है घूमने वाला है। अच्छा, फिर हम क्या देखेंगे, क्लर्जी लोग कैसा जिंदगी जी रहे हैं, नोबल्स लोग कैसा जिंदगी जी रहे हैं, आपके कॉमन पीपल कैसा जिंदगी जी रहे हैं, फ्यूडलिज्म वाली सोसाइटी कैसी होती है। मोनार्किज्म सुने, राजा का शासन, राजा ताव से जो बोले धय के धुन देंगे दहिया, ई वाला। लेकिन अब फ्यूडलिज्म कैसा सिस्टम है, क्या रोल है, किसका क्या रोल है, फ्यूडलिज्म चल रहा है तो लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं, ट्रेड पे क्या असर आया है, लोगों की जीवनी जो है ना, सिस्टम कैसे चल रहा है जिंदगी का, हर एक एस्पेक्ट पे आप नजर डालने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो ये था थोड़ा सा माहौल, इंट्रोडक्शन का माहौल। इसके बाद फटाफट से लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं सारी चीजों को। इधर थोड़ा सा नजर डालिएगा। बात तो हो रही है आपकी किसकी, 3 ऑर्डर्स की। बात हो रही है किसकी, 3 ऑर्डर्स की। हम बताएं कहानी का जगह वेस्टर्न यूरोप है, 9वीं से 15वीं शताब्दी के बीच की ये कहानी है। 3 ऑर्डर्स का सिंबल सा मतलब है भैया 3 वर्ग। 3 कौन कौन से वर्ग, जैसे कि डिवीजन होता है ना पीपल में, भाई सेक्शन होता है ना, वैसे ही 3 तो सेक्शन था। 3 तो ऑर्डर मतलब 3 तो सेक्शन था। पहले जो सबसे नंबर 1 पे थे वो थे क्लर्जी। क्लर्जी माने जो लोग फादर उधर हैं, चर्च वगैरह से अपना संबंध रखते हैं, वो लोग क्लर्जी में आते थे। जितने राजा टाइप के हैं वो लोग नोबल्स में आते थे, और बचे तीसरे लोग जो है कॉमन पीपल। ये एक तो समाज था जिसको हमको देखना है। आगे बढ़ा जाए तो मार्क बायोक एक फ्रेंच जो है आपके हिस्टोरियन थे, इन्होंने बताया कि भैया फ्यूडल सोसाइटी नाम की एक चीज होती है, जो कि उस समय पूरा 9वीं से 15वीं शताब्दी में फ्यूडलिज्म चलता था। फ्यूडलिज्म का अंत कहां पर होता है, आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन में आएंगे तो देखेंगे कि फ्यूडलिज्म को हटा दिया जाता है, क्या क्या फिर डेमोक्रेसी टाइप का होने लगता है, रिपब्लिक टाइप का होने लगता है। तो ये सारा चीज कनेक्ट होगा, ठीक है ना, ये सारा चीज कनेक्ट होगा। तो फ्यूडल सोसाइटी कैसा हुआ करती थी। अच्छा, ये सब जो कहानी आपको बताया जा रहा है एनसीईआरटी के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा जो आप पढ़ रहे हैं, हम कैसे माने कि ये घटना सच्ची है। सबके मन में सवाल आता है। आप एक चीज देखे होंगे, क्लास 11 का हर एक चैप्टर आपको सोर्सेज बताता है। क्या बताता है? सोर्सेज बताता है कि देखो भाई कहानी हम तुमको ऐसा ही नहीं सुना रहे हैं कि चच्चा हमारे ये है, पच्चा हमारे ये है, कुछ आए बक 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 कर दिया, भरोसा गए कि पेपर में लिखे पास ना। इतिहास है, आनंद लेके पढ़िए, इमेजिन करके पढ़िए कि हम वहां रहते तो हमारा जीवन कैसा होता, आज के समय में हमारा जीवन कैसा है। हम कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भाई आज के समय में कोनो तू से बोलने आप उससे बढ़ के हो जाएंगे, कैसे बोल ले, ये वाला भाषा आ जाएगा आपका, बोले कैसे भैया, हम तुमसे कम है क्या। लेकिन आप सोचिए, इमेजिन करिए अपने आप को कि उस माहौल में आप खड़े हैं, राजा है, इधर ये है, कुछ बोलेंगे खच से गर्दन उड़ गया। तो उसमें जीजिए एकदम, क्या कहते हैं उसको, जिंदा रहिए उसमें, इमेजिन करके चलिए। तो कुछ सोर्सेज हैं, क्या है, कुछ सोर्सेज हैं, और अभी तक आप हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, आपको आइडिया लग गया होगा कि सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। तो बस जो आपको लगा है वही है। जैसे कि क्या क्या, सबसे पहले कागज पत्तर, क्या चीज, कागज पत्तर। जितना आपका डॉक्यूमेंट वगैरह मिला है पहले के जमाने का, राइटिंग आ गया तो डॉक्यूमेंट तो मिलेगा ही ना जी। राइटिंग काहे लिए बना था, लिखने के लिए। हम आज कुछ और लिख करके चले गए, आज से 10 साल बाद हमारा लिखावट मिल गया तो बोलेंगे अरे रुद्र नाम का कोई व्यक्ति जिंदा था, फलाने लिख के गया था, देखो भैया राइटिंग उसकी है ना। तो इसीलिए तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, लिखावटी डॉक्यूमेंट में क्या क्या भैया, जिसका जमीन का डिटेल है, जो कौन जिंदा हुआ, कौन मर गया, किसका ब्याह शादी हुआ, को लड़का हुए, क्या हुआ, ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, किसकी जमीन किसके पास गई, कौन किसका लड़का है, कौन किसका बाबू है, ये सब जितना आपका रिलेशनशिप वाला जो भी डॉक्यूमेंट है ये सब मिला। इसके बाद आगे बढ़े तो हिस्टोरिकल वर्क्स, जितने भी कहानियां, जितने भी चीजें जो इतिहास में काम किए गए थे, उसका कुछ तो कुछ मटेरियल मिला होगा। आदमी कुछ बनवा करके गया, देखा ढहा हुआ, वहां से मटेरियल निकला, गए म्यूजियम में जांच पड़ताल हुआ तो ये तो पता नहीं 9वीं शताब्दी का है, इनका है, इनका है, इनका सब मैच, सब पे कैसे स्टडी हो रहा है। तो ये सब आपको यहाँ से सोर्सेज देखने को मिल रहे हैं। मटेरियल रिमेन्स, जो चर्चेस में इंस्क्रिप्शन हुआ करते थे, वो सारी चीजें आपको बताती हैं, दर्शाती हैं
कि ये सब सोर्सेज हैं इस चीज को समझने के। तो हर एक इतिहास का भैया सोर्स होता ही है ना। अभी तक आप ये पढ़ते आए ना तो ये समझते ही हैं। अब देखिए जो बात है मेन उस पे आते हैं। मेन बात हम उस पे आते हैं, हमको बस 3 ऑर्डर्स को ध्यान में रखना है। अगली चीज फ्यूडलिज्म को ध्यान में रखना है। अब स्टार्ट होती है मेन कहानी कि फ्यूडलिज्म होता क्या है। क्या होता है फ्यूडलिज्म, होता क्या है। देखो भैया एक सिस्टम है, आप हैं, हम हैं, कई और लोग हैं, कुछ नहीं जानते थे, अब हम लोग के पास, सबके पास जमीन वमीन है, आराम से मस्ती में रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ी सी जो कहानी है, जो सोसाइटी है, उसको इमेजिन करिए। राजा है एक तो, आदमी उदमी है एक तो, ठीक है, राजा एक तो, आदमी उदमी है एक तो फ्यूडलिज्म सिंपल से काम वही है कि एक तरीके का बधुआ मजदूरी टाइप। क्या? एक तरीके का बधुआ मजदूरी टाइप। देखो बात को समझिएगा, गहराई को समझिएगा। राजा है, प्रजा है, ठीक है, प्रजा के पास कोनो जमीन उमीन तो है नहीं उतना, समझ रहे ना, प्रजा के पास उतना जमीन उमीन तो है नहीं, और जिसको जिंदा रहना एग्रीकल्चर ही मेन रहता था उस समय। तो एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए? एग्रीकल्चर के लिए जमीन चाहिए। जमीन तो हमारे पास है नहीं, सारा जमीन कौन कब्जा करके बैठा है? राजा। तो अब सिस्टम क्या होता था कि जो राजा है वो अपना जमीन पीजेंट लोगों को, गरीब लोगों को, खेतीहर लोगों को देता था कि लो भैया खेती उती कर लो। खेतीहर खुश कि अरे राजा भैया हमको मतलब दे दिए यार खेती उती करने के लिए, अच्छे राजा हैं, बहुत बढ़िया राजा है। लेकिन फिर राजा सुनाता है कि देखो तुमको अगर हम खेत दे रहे हैं खेती करने के लिए तो मजा मत लो, उसके बदले तुमको हमारे यहाँ जब बुलाएंगे तब काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। यानी कि जो फ्यूडलिज्म है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, आपको कहीं बोल दिया घर में काम करो, हमारे मजदूरी, बधुआ मजदूरी टाइप का करो, नहीं करोगे चलो फिर सेना में लड़ना है, लड़ाई करो, जो करो, मतलब एक तरीके का हम तुमसे जो बोले तुमको करना पड़ेगा, ये टाइप वाला फील, समझ रहे हो? काहे लिए? कहेंगे तुमको जमीन दी है, तुम्हारे जमीन पे जीते खाते हो, कैसे कह दो कि नहीं करेंगे, नहीं करोगे जमीन भी लेंगे, कुटबो करेंगे बल भर। तो इस प्रकार का माहौल था फ्यूडलिज्म वाला। अच्छा, फ्यूडलिज्म जो फ्यूड वर्ड है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो फ्यूडलिज्म में जो फ्यूड वर्ड है, ये फ्यूड वर्ड का ही मतलब होता है जमीन। क्या चीज? जमीन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? जमीन से रिलेटेड। तो ये जो पूरा कंसेप्ट है वो जमीन से रिलेटेड है कि हमारे पास बहुत जमीन है, 1000 बीघा 2000 बीघा रखे हैं पलर के एकदम, लो जाओ भैया 10 बीघा तुम ले जाओ, 10 बीघा तुम ले जाओ, 10 बीघा तुम ले जाओ। अच्छा सुनो, जब बुलाएंगे ना तो हमारे क्या काम करने आ जाना, नहीं तो दहिया तोड़ देंगे। इस प्रकार का नेचर जा वही सिंपल सा फ्यूडलिज्म है कि राजा अपने जमीन पीजेंट्स को देता था, उसके बदले वो उनसे काम करवाता था, और एक तो थोड़ा सा सिक्योरिटी टाइप का कि मतलब हम तुमको प्रोटेक्शन देते हैं, चलो ये वाला फील जो था फ्यूडलिज्म का पार्ट था। अब भाई हमारे पास जमीन नहीं है, हम ठहरे कुछ नहीं, हमारे पास कुछ है ये नहीं है, और राजा जमीन दे रहा है, बताओ हम क्या ही करेंगे? हमारे पास जमीन है ही नहीं, राजा के पास जमीन, हमको खाना अपना है, तो क्या करेंगे भाई? ले ही लेंगे, चलो जहां कुछ नहीं वहां राजा कहे करे, कम से कम घर वाले कम से कम खाना तो खाएंगे। तो ये वाले नेचर से फ्यूडलिज्म को बढ़ावा मिलता गया। इसी प्रकार का सिस्टम है, ध्यान दीजिएगा फ्यूडल सिस्टम या फ्यूडलिज्म पे। ये जो फ्यूडलिज्म है ना, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि जमीनी मामलों से रिलेटेड है। किससे है? जमीनी मामलों से रिलेटेड है। जमीन का यहाँ पर ये सिस्टम है कि हम आपको जमीन दे देंगे, आपके उसके बदले आपको कुछ काम करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो सिस्टम था किंग गरीब लोग, किंग गरीब लोग के बीच में एक रिलेशन एकदम कर देता है। कैसा रिलेशन? इकोनॉमिकल रिलेशन, लीगल रिलेशन, हर एक चीज का प्रेशर कुछ बना देगा। यार हमारा जमीन ले हो तुम, हमारा जमीन ले हो, तो हमको ये करके दो, नहीं दोगे? अरे हमारे जमीन पे पल रहे हो, जी रहे हो, ये कर रहे हो। मतलब कि जो राजा है और जो जगह के लोग रहने वाले कॉमन पीपल है, इनके बीच का एक रिलेशन है फ्यूडलिज्म के थ्रू। किसका रिलेशन है? वो जमीनी जो है रिलेशन यहां पर देखने को आपको मिल जाएगा लॉर्ड और पीजेंट्स के बीच में। फ्यूड वर्ड है, फ्यूड वर्ड है वो, उसका मतलब ही होता है ए पीस ऑफ लैंड। जो फ्यूड वर्ड है एक इसका मतलब ही एक तो जमीन का टुकड़ा टाइप का, जमीन से रिलेटेड, तो पूरा मैटर ही भैया जमीन से रिलेटेड होगा फ्यूडलिज्म। समझ रहे हैं ना? जब फ्यूडे का अंतर है जमीन वाला। अच्छा, इसमें किसका किसका रिलेशनशिप है? जमीन का रिलेशनशिप है किससे किससे? लॉर्ड से लेकर के पेजेंट, जो राजा है और जो प्रजा टाइप की है, उनसे दोनों का रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? सर्विस का रिलेशन है। किस चीज का रिलेशन है? सर्विस का रिलेशन है। कैसे सर्विस का रिलेशन है? ध्यान से समझिए।
हम आपको जमीन दे दी, आप रख लिए। हम आपको जब भी बोलेंगे कि मेरे यहाँ के काम करो, तो आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको बदले में प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि नहीं भैया चलो ठीक है, हम तुम्हारा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम भी उसके बदले क्या कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन बन गया? सर्विस का रिलेशन बन गया। जो भी ये काम करना है, अब हमको आपसे क्या कुछ आउट थोड़ी था रिलेशन बना है कि हम आपसे आओ हेलो हेलो कैसे हो और बढ़िया करके बतियाएं बगल में बैठ के। ये थोड़ा ना रिलेशन है कि राजा तुम हम जमीन दिए, अरे राजा भैया हमको जमीन दे दिया, अरे हम आपके बगैर, अरे गोड़ धर लें आपका। ये वाला से रिलेशन तो है नहीं। किस चीज का रिलेशन है? सर्विस का रिलेशन है दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए, ध्यान से समझिएगा, फ्यूड का तो पूरा सिस्टम जमीन से रिलेटेड है कि राजा जमीन दिया, उसके बदले इनको काम करना है, मैटर सॉल्व। अब जो कहानी है वो ध्यान से समझिए। इलाका कौन सा? वेस्टर्न यूरोप। समय कौन सा? मिडेवल पीरियड। कौन सा समय? मिडेवल का पीरियड है, समय मध्यकालीन टाइप का चल रहा है। यहां पर आता है फ्यूडल सिस्टम। क्या आता है? फ्यूडलिज्म आता है। ये पूरी कहानी आप देख रहे हैं, यहां पर आ जाता है फ्यूडलिज्म। और फ्यूडलिज्म आता है कैसे? देखिए साहब है, ये जो आपके मार्क बियोक साहब है ना, एकदम सिंपल शब्द में कहे हैं कि देखो यार, वेस्टर्न यूरोप में कैसा समाज चल रहा है? फ्यूडल सोसाइटी चल रहा है। और फ्यूडल सोसाइटी आ गया तो किस चीज का जनरेट कर दे रहा है? ये 3 ऑर्डर्स को जनरेट कर दे रहा है। समझ रहे हैं बात को ना? कहानी कहां की? वेस्टर्न यूरोप, समय मध्यकालीन। आ गया क्या? एक फ्यूडल सोसाइटी, एक फ्यूडलिज्म डेवलप हो गया। अब फ्यूडलिज्म डेवलप हो गया तो उससे 3 ऑर्डर निकल करके आते हैं। वो आपको देखना है कौन कौन से 3 ऑर्डर्स हैं। इसके पहले की थोड़ी सी झलक टाइप की जो कहानी यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं, फ्रांस और इंग्लैंड की। कहां कहां की कहानी? ये तो देखिए फ्यूडलिज्म का छोटा सा कंसेप्ट आप पकड़ लिए, लेकिन अब देखिए जनरेशन कहां से हुआ। इस सब रोमन एम्पायर के बाद, आपको याद होगा इसके पहले का सेंट्रल इस्लामिक लैंड आप पढ़े हैं, ठीक है। हम नोमैडिक एम्पायर तो था ही नहीं, इस बार तो पढ़ा ही नहीं, हम सिलेबस में था ही नहीं आपके नोमैडिक एम्पायर से। लेकिन हाँ, वीडियो हम डाल देंगे, ठीक है, उसका टेंशन मत लीजिए, क्योंकि भाई कहानी से हम लोग को मतलब है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम भी नहीं था, लेकिन हम तो अपलोड किए ही। तो नोमैडिक एम्पायर भी हम डाल देंगे, देखते हैं। तो अभी आप ये सेंट्रल इस्लामिक लैंड को छोड़ करके थोड़ा सा पीछे जाइए 2 चैप्टर। जब आप रोमन एम्पायर पढ़ रहे थे तो लास्ट में देखे थे कुल टुट 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 एकदम गिर रहे थे वो लोग। तो वहां पर क्या कहानी होती है? कहानी आप सुनिए ध्यान से। रोमन एम्पायर सिस्टम गिरने लगा था, तो लोग जो छोटे छोटे ट्राइब्स थे ना, वो सब कहेंगे अरे भैया ये खत्म हो गई तो गिर रहे हैं, अब हम यहाँ कब्जा कर ले, हम वहां कब्जा कर ले। आपस में कन्फ्लिक्ट बनने लगा। क्या बनने लगा? कन्फ्लिक्ट होने लगा। डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, इस प्रकार का माहौल है, तो आपस में क्या राइज हो गया? कन्फ्लिक्ट राइज हो गया। सब लड़ने मरने को तैयार कि हम इनका एरिया कब्जा करेंगे, हम इनका एरिया कब्जा करेंगे। तो झगड़ा वाला सिस्टम आ गया। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, जब झगड़ा वाला सिस्टम आ जाता है तो 2 कहानियां आपको यहां पर देखने को मिलेंगी, फ्रांस और इंग्लैंड का। फ्रांस और इंग्लैंड का। तो उस समय का यहां पर जर्मनी से जो जर्मनिक ट्राइब्स थी, वो अपना इधर आकर के एडजस्ट होती। जर्मनिक ट्राइब्स उधर से निकल करके इधर आपका आकर के फ्रांस में होती हैं। इसका ये जो पहले का इलाका, ये फ्रांस नहीं था। समझ रहे हैं ना बात को? पहले का इलाका ये फ्रांस नहीं था। ये जो पहले इसका नाम था, इसका नाम था गौल। क्या नाम था? गौल। है जो इतना बड़ा फ्रांस देख रहे हैं, फ्रांस नहीं हुआ करता था, हुआ करता था गौल प्रोविंस। छोटी छोटी ट्राइब्स, छोटी छोटी प्रोविंसेस हुआ करती थी, यहाँ पर गौल प्रोविंस हुआ करता था। अब यहीं पर एक कहानी निकल करके आती है कि फ्रांस फ्रांस कैसे बना और इंग्लैंड इंग्लैंड कैसे बना। बहुत छोटी सी कहानी है, ध्यान से एकदम समझिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रांस की कहानी। फ्रांस की कहानी, जब रोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, तो वहां के जो अपने छोटे छोटे कबीले थे, अपने में बाजाबाजी कर लिए। बोले नहीं भाई हम कब्जा कर लेंगे, बोले हम कब्जा कर लेंगे। जिसको ज्यादा हड़पना है हड़पना था। इस हिसाब से इंटीग्रेशन टाइप मतलब डिसइंटीग्रेशन ये सब मैटर स्टार्ट होने लगा। तो क्या हुआ? फ्रांस का कहानी हम लोग देख रहे हैं। तो डिसइंटीग्रेशन होने के बाद रोमन एम्पायर का अपने ट्राइब्स में ही क्या होने लगा? कन्फ्लिक्ट राइज हो गया। सबको एरिया कैप्चर करना है, सबको एरिया कैप्चर करना है। तो जो जर्मनिक ट्राइब थी एक, जिसका नाम था फ्रैंक्स। क्या थी? नाम है फ्रैंक्स। थी कौन? जर्मनिक ट्राइब। समझ रहे हैं ना? देखिए फ्रांस जर्मनिक ट्राइब एक थी जो फ्रांस आएगी। आप समझिएगा कैसे। ये फ्रांस नहीं है, ये है क्या? गौल का प्रोविंस है। ध्यान समझिएगा। तो भाई डिसइंटीग्रेशन हुआ, बाजाबाजी चल रहा है, सबको अपना कैप्चर उपचर करना है। वैसे ही एक ट्राइब थी जिसका नाम था, जर्मनिक ट्राइब थी जिसका नाम था फ्रैंक्स। अब भैया फ्रैंक्स आते हैं गौल के प्रोविंस में और यहां पर कब्जा कर लेते हैं। समझ रहे हैं? जर्मनिक ट्राइब्स कूदती है गौल के प्रोविंस में, जर्मनिक ट्राइब कूदती है गौल के प्रोविंस में। ये था गौल प्रोविंस। यहां पर कूद के यहां पर कब्जा जमा लेती है।
फिर सिस्टम चलाने लगती है और चूंकि ये फ्रैंक्स थे, फ्रैंक्स फ्रांस, समझ रहे हैं ना, फ्रांस वाला जो सिस्टम है, चूंकि ये यहां पर फ्रैंक्स आकर के कब्जा कर लेते हैं, तो आफ्टर सम टाइम और आज के भी समय में हम इस जगह को कौने नाम से जानते हैं? फ्रांस के नाम से जानते हैं। कौन से नाम के जानते हैं? फ्रांस के नाम से जानते हैं। यह कहानी कब की है? 6वीं शताब्दी की कहानी आप सुन रहे हैं। समय था कौन से शताब्दी का? 6वां शताब्दी का आप कहानी सुन रहे हैं। यहां से जर्मेनिक ट्राइब्स रोमन एम्पायर के टूटने के बाद इधर आती हैं, आकर के यहां कब्जा कर लेती हैं। गॉल प्रोविंस पे कब्जा करने के बाद वहां का धीरे धीरे चूंकि फ्रैंक्स ट्राइब, फ्रैंकिस किंगडम चलता था। आप ध्यान से देखिए तो आगे आपको शायद फोटो हम डालने होंगे। कहाँ है क्या इधर? हाँ देखिए, ये आपका सिस्टम था। आकर के यहाँ पर पूरा फ्रैंकिस एम्पायर जो है फैलने लगा और धीरे धीरे ये आपका क्या बन गया? ये फ्रैंकिस एम्पायर है ना, ये फ्रैंकिस एम्पायर है ना, धीरे धीरे क्या बन गया? आपका फ्रांस बन करके आपको देखने को मिल जाता है। तो ये थी कहानी आपकी फ्रांस की। ध्यान समझिएगा, समय था 6वीं शताब्दी का। राजा जो थे, जो फ्रैंकिस राजा थे ना, जो फ्रैंकिस एम्परर थे, फ्रैंक्स के राजा, जो फ्रैंक्स वाले राजा हो जाए, वो लोग क्या थे? क्रिश्चियन थे। क्या थे? क्रिश्चियन थे। और उनका चर्च वाला सिस्टम बहुत सही था, ठीक है, क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते थे। तो अब यहां से मैटर कैसे तगड़ा हो रहा है, समझ रहे हो? पॉलिटिकल लीडर भी हैं, पॉलिटिकली भी अपने आप को मजबूत कर लिया भैया, आगे एकदम कब्जा कर लिया। फ्रैंक्स से फ्रांस बन गया, गॉल एम्पायर, गॉल प्रोविंस क्या बन गया? फ्रांस बन गया। और रिलीजियसली भी एक तरीके से पकड़ रहे हैं बात को। पॉलिटिकली तो वही है, राजनीतिक तौर पे कब्जा है, एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, अच्छी बात है, बिलीव करते हैं क्रिश्चियनिटी में। रिलीजियसली भी ये चीजें बढ़ रही हैं, पॉलिटिकली भी, रिलीजियसली भी। समझ पा रहे हैं मैटर? तो इस हिसाब से यहां पर ये सिस्टम देखने को आपको मिलता है। ये कहानी कहां की थी? फ्रांस की कहानी थी। कहां की कहानी थी? फ्रांस की कहानी थी। और इसी तरीके से जो फ्यूडलिज्म था, यह फ्यूडलिज्म रोमन एम्पायर में देखने को मिला था। फ्यूडलिज्म वाला जो ओरिजिन टाइप का था, वही उसी समय के जो एम्पायर वगैरह चल रहे थे वहां से देखने को मिला था। और वहीं से चूंकि ये सब आए हैं, क्या वहीं से चूंकि ये सब आकर के यहां पर राज किए हैं, राजा वही हैं, तो इसलिए फ्यूडलिज्म यहां पर इस्टेब्लिश हो गया फ्रेंच किंग के द्वारा। पकड़ पा रहे हैं बात को? यहां से ये लोग यहां आए, नाम बदल के कब्जा करने लगे। ये लोग भरोसा रखते थे उन्हीं सब चीजों में, तो वहां से फ्यूडलिज्म लेकर के आते हैं, ये एरिया में ढपाक से लागू कर देते हैं, और वहीं से फ्यूडलिज्म का सोसाइटी यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। समझ रहे हैं बात ना? तो कहानी कहां से? रोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन से कुल कहानी स्टार्ट हुई है। छोटका कॉन्फ्लिक्ट का अपना बाजे चालू हुआ। बाजी स्टार्ट होने के बाद कोई बोला हम कैप्चर, कोई हम बोला हम कैप्चर। जर्मनिक ट्राइब थी फ्रैंक्स, आकर के इधर कब्जा कर ली गॉल एम्पायर पे। कब्जा करने के बाद धीरे धीरे फ्रैंक्स बन गया फ्रांस। फ्रांस बनने के बाद असल में वो लोग बिलीव करते थे किसमें? क्रिश्चियनिटी में। रिलीजियस से भी पॉलिटिकल भी, रिलीजियस से भी पॉलिटिकल भी, एकदम कब्जा ही कब्जा। और यहां से वहां से एक सिस्टम वो लोग फ्यूडलिज्म ला करके यहां पर स्टैब्लिश कर देते हैं। समय कौन सा था? फ्रेंच किंग का समय था। फ्यूडलिज्म वहां की यूरोपियन सोसाइटी में स्टैब्लिश हो चुका था। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, यहां पर इंग्लैंड वाली भी कहानी है। तो पहली कहानी क्लियर हुई ना, कैसे वहां से ये लोग ला करके यहां पर भी धीरे धीरे फ्रेंच किंग के द्वारा फ्यूडलिज्म को स्टैब्लिश कर दिया गया। अब ये तो एक सिंपल सी कहानी थी किसकी? फ्रांस की। कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसा हमारा उम्मीद है। अब दूसरी कहानी देखिए, यहां पर इंग्लैंड की भी है। दूसरी कहानी यहां पर किसकी है? इंग्लैंड की भी है। इंग्लैंड का क्या सिस्टम है? ये है आपका इंग्लैंड, ठीक है। इधर आपको रुकिए हम लगा देते हैं इंग्लैंड वाला। कहां गया? अरे हाँ, ठीक है। ये वाला यहाँ पर फ्रांस के लोग हैं, ठीक है। यार वाला मैपा नहीं लगाएगा, हम लगाए थे कहाँ है? ये तो पूरा धुंधला दिख रहा है। देखिए, तो ये तो फ्रांस वाला एरिया हो गया। यहां पर आपका इंग्लैंड वाला सिस्टम है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा कि यहां की कहानी क्या हुई। देखिए, फ्रांस के, कहां के? फ्रांस के यहां के जो ड्यूक लोग थे, समझ रहे हैं बात को? फ्रांस का कहानी खत्म हो गया, फ्रांस वाले आ गए हैं। अब कहानी आप देख रहे हैं इंग्लैंड का। यहां के जो ड्यूक लोग थे, कौन लोग? ड्यूक लोग, ठीक है। यहां के ड्यूक लोग प्लानिंग करते हैं कि जो इंग्लिश चैनल है, क्या है? इंग्लिश चैनल। ये फ्रांस, ये इंग्लिश चैनल, क्या है? ये इंग्लिश चैनल। तो यहाँ के जो ड्यूक हैं वो प्लान करते हैं कि हम अंग्रेजी चैनल को ढांक करके जाएंगे
वहां धुन धान के एकदम इन लोगों को कूट काट के यहाँ पर कब्जा कर लेंगे। बात को समझे? कहाँ का फ्रांस के ड्यूक लोग प्लानिंग करते हैं, अंग्रेजी चैनल को डाक के वहां जाएंगे, धुन धान देंगे सबको, वहां पर कब्जा कर लेंगे। ये थी कहानी। और आइए देखते हैं इंप्लीमेंटेशन कैसा होता है। यहाँ पर आपका फ्रांस है, बिच्चे में जो इंग्लिश चैनल गई है दिख रहा है ना, यहाँ पर फ्रांस है, बिच्चे में अंग्रेजी चैनल गई है, उस पर इंग्लैंड है आपका। होता क्या है, फ्रांस नॉर्मैंडी के जो ड्यूक हैं इन नहर को डाक के जाते हैं कहाँ, इंग्लैंड में। फ्रांस नॉर्मैंडी के जो ड्यूक हैं, फ्रांस नॉर्मैंडी के जो ड्यूक हैं इन नहर डाक करके जाते हैं कहाँ, अरे नहर कह रहे हैं जी, सॉरी, इसको डाक करके जाते हैं कहाँ, आपके इंग्लैंड में। वहां पर जाने के बाद, अच्छा एक बात समझिएगा, अभी जाने से पहले वहां कैसा सिस्टम था, वहां पर एक एंजल और सक्सेनो जो है वहां पर किंगडम अपना चला रहे थे। एंजल और सक्सेनो जो है अपना, सक्सेनो जो है अपना किंगडम वहां पर चला रहे थे। तो इन दोनों का किंगडम था और इस पूरे किंगडम का नाम क्या था, इस जगह का नाम क्या था, वो था एंजल लैंड। अभी उन लोग के पहले कहानी बता रहे हैं कि वहां एंजल और सक्सेनोस का किंगडम चलता था, इंग्लैंड नहीं, उस जगह का नाम एंजल लैंड था। क्या नाम था, एंजल लैंड था। तो यहां से फ्रांस के ड्यूक लोग पार करके घुसे, यहाँ इन दोनों लोगों को धाए धुई धूने, इसके बाद वहां पर अपना राज्य जो है स्टैब्लिश कर लिए। फिर से एक बार देखते हैं स्टोरी क्या है हमारी, कि ड्यूक लोग अंग्रेजी चैनल को डाकते हैं, इंग्लैंड जो कि पहले एंजल लैंड हुआ करता था, इंग्लैंड जो कि पहले एंजल लैंड हुआ करता था, वहां पर अटैक किया गया, उन लोगों से उनका एरिया छीन लिया गया। यहां से घुसे, यहां पर अटैक किए, इन लोगों से इनका एरिया छीन लिए, किससे किससे, एंजल और सक्सेनोस से, और वहां पर भी फ्यूडलिज्म को स्टैब्लिश कर दिया गया। समझे कहानी? यहां से इसको डांक करके वहां गए, उन दोनों से झगड़ा किए, अटैक किए, उनका पावर छीने, उनका जगह छीने, फ्यूडलिज्म को वहां पर भी स्टैब्लिश कर दिया गया। और इसी तरीके से फ्यूडलिज्म इंग्लैंड में 11वीं सेंचुरी से डेवलप होना स्टार्ट हो गया। पकड़ पा रहे हैं? इसी तरीके से फ्यूडलिज्म डेवलप होना 11वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में स्टार्ट हो गया। कहानी का इधर फ्यूडलिज्म और यहां पर क्रिश्चियनिटी जो है एकदम पीक पे, वेस्टर्न यूरोप। फ्यूडलिज्म और क्रिश्चियनिटी एकदम पीक पे, कहां, वेस्टर्न यूरोप। और यही सिस्टम था 3 ऑर्डर्स के स्टार्टिंग का। ये जो पूरा आप सिस्टम देखें यही प्रकार था। फ्यूडलिज्म फैल गया भैया, वही सिस्टम आ जाएगा, क्लर्जी ऊपर, नोबल नीचे, और फिर कौन, पीजेंट सबसे नीचे। तो ये वाला सिस्टम आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से 3 ऑर्डर्स की जो है बिगिनिंग होती है। यहां पर हम थोड़ा सा फ्रैंक्स के बारे में बात कर लें। आपको तो बता ही दिए हैं, ये एक जर्मनिक ट्राइब थी जो कि गॉल प्रोविंस को कैप्चर करती है और धीरे धीरे वो फ्रांस बन जाता है। इनके बारे में आप ये कहानी समझिए। तो अब समझे क्या था सिस्टम, हमको क्या पढ़ना था, फ्यूडलिज्म क्या होता है। फ्यूडलिज्म के बाद जब रोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो कैसे उधर से जर्मनिक ट्राइब आती हैं, गॉल प्रोविंस फ्रांस बन जाता है, फिर फ्रांस से कैसे नॉर्मैंडी जो ड्यूक लोग उधर इंग्लिश चैनल डाक करके जाते हैं इंग्लैंड पे कब्जा करने, जो कि एंजल लैंड हुआ करता था। किससे छीने, एंजल से और सक्सेनोस से पावर को, एरिया को छीनते हैं। छीनने के बाद उधर अपना कब्जा करते हैं, फ्यूडलिज्म स्टैब्लिश करते हैं। और ये पूरा स्टोरी को देख करके आपको पता चला कि वेस्टर्न यूरोप में 11वीं सेंचुरी से सारा फ्यूडलिज्म भी टॉप पे, क्रिश्चियनिटी भी टॉप पे। अब कौन आएगा, 3 ऑर्डर्स। पकड़ लिए बात को, अब कौन आएगा, 3 ऑर्डर्स आएंगे। तो ये पूरी कहानी हम थोड़ा साइड हट रहे हैं, कुछ से स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लीजिए। चलिए अभी तक का कहानी जो ओवरऑल व्यू है आप देख चुके हैं, बैकग्राउंड स्टोरी आपको पता चल चुका है क्या होगा कैसे होगा, एकदम भावना में आप हो चुके हैं। फटाफट से अब चैप्टर का जो नाम ही था 3 ऑर्डर्स को, अब तीनों ऑर्डर को देखते हैं, उनकी बारे में समझते हैं क्या हो रहा है, क्या रोल है सबका, उसको समझते हैं और फिर ये पूरा एकदम बिंदास तरीके से सारी चीजें खत्म करते हैं। तो सबसे पहला जो फर्स्ट ऑर्डर है, आपको तो पता ही है ना 3 ऑर्डर हैं। फर्स्ट ऑर्डर क्लर्जी, सेकेंड ऑर्डर नोबल्स, थर्ड ऑर्डर आपके कॉमन लोग। तो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में हम लोग अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो कि क्लर्जी लोग हैं, इनके बारे में चर्चा। देखिए एक हम लोग जिस हिसाब से क्लास 9 10th में हिस्ट्री पढ़े हैं, ओवरऑल आइडिया है, कुछ चीज़ें यहाँ पर और गहराई में देख लेनी है, उस पर फटाफट से नज़र डालना स्टार्ट करते हैं। तो आइए फटाफट से देखते हैं। पहले ऑर्डर में बात किसकी हो रही है, क्रिश्चियंस की हो रही है। आप एकदम बेहतरीन तरीके से जान रहे हैं, क्रिश्चियनिटी उस समय थी, है ना। तो अब यहाँ पर जो क्रिश्चियंस थे
इनके भी ऊपर जो कौन था, बिशप्स और प्रीस्ट जो थे, क्लेरिक लोग जो थे, ये लोग इनके ऊपर जो मेन माने जाते थे, जैसे हम गुरु हैं, ये लोग हैं, तो उनका मतलब मेन ओहदा होता था, जो बोलते थे, उनका एक मेन पोजीशन होता था एडमिनिस्ट्रेशन में, ये सारी चीज़ें होती थी। पूरा हर एक गांव में भैया चर्च वगैरह होता ही था, क्योंकि क्रिश्चियनिटी है, उसी रिलीजन से सारा चीज़ रिलेटेड है। इनका कुछ अपना कल्चर होगा, कुछ कुछ चीज़ें होंगी, अपना पूजा पाठ होगा, गैदर होकर के संडे को रोज लोग जाते थे, अपना प्रेयर वगैरह करते थे। तो ये सब बेसिक बेसिक जो कल्चर है आपको देखने को मिलेगा। पीपल गैदर ऑन संडे, संडे को लोग सभी लोग इकट्ठा होते थे, क्या करते थे, प्रीस्ट के सरमन्स को सुनते थे, ठीक है, और वहाँ पर अपना पूजा पाठ जो है वो किया करते थे। आगे बढ़ा जाए, जो आदमी प्रीस्ट बनता था, ठीक है ना, जो भी आदमी प्रीस्ट बन जाते थे वो शादी नहीं करते थे अपने जीवन में, ठीक है ना, वो शादी वगैरह नहीं कर सकते थे। अच्छा, प्रीस्ट के बारे में अगर हम बात किए तो वो आदमी जो है भाई वो शादी ब्याह तो करेंगे, है नहीं, तो और कौन कौन प्रीस्ट नहीं बन सकता था, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो औरत लोग प्रीस्ट नहीं बन सकती थी, फिजिकली डिसेबल्ड लोग जो थे, चैलेंज लोग थे, वो लोग भी प्रीस्ट वगैरह नहीं बन सकते थे, सर्व्स जो थे वो लोग भी प्रीस्ट वगैरह नहीं बन सकते थे, ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, बिशप्स जो थे वो यहाँ के रिलीजियस फील्ड में एक तरीके के नोबल्स थे, और आगे भाई देखो इनका एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, ये अपने मेन ओहदा पे हैं, रिलीजन को लेकर के मेन ओहदा पे हैं, तो इनका एक एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। ये राजा लोगों से ना थोड़ा सा हट करके अपना रूल चलाते थे, इनका खुद का नियम, खुद का प्रिंसिपल, खुद का लॉ रहता था। इनको सबको बोलना है कि नहीं भाई, आप लोग अपने यहाँ से 10th जो भी टैक्स ये लोग ले रहे हैं उसका एक हिस्सा अब हमको चर्च को देंगे। ये सारी चीज़ों एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए ये सारी चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता था। ये लोग का खुद का पूरा प्रिंसिपल, खुद का पूरा नियम था, बकायदे हट करके नोबल लोगों से ये लोग से उतना कुछ मतलब नहीं था। अच्छा, सारा जो टैक्स है वो किसको भरना पड़ता था, थर्ड स्टेट को भरना पड़ता था। ये सब बेसिक बात आप जान ही रहे हैं। आगे बढ़िए, तो ये जो है टैक्स कलेक्ट करते थे जिनका नाम था तिथ, ठीक है। तिथ एक ऐसा टैक्स था, 10 में से एक हिस्सा हर एक किसान को किसको देना पड़ेगा, चर्च को देना पड़ेगा। मान लो हम गेहूं बोआए हैं, 10 में से एक हिस्सा किसको दे देंगे, हम चर्च को दे देंगे। 1/10 जो है किनको देना पड़ता था, कुछ भी बो रहे हैं आप, कुछ भी क्या चीज़ का खेती कर रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं वो चर्च पे उनका हक है, आपको उनको देना पड़ेगा। किस लिए देना पड़ेगा, क्या काम है भैया, कंट्रीब्यूशन करने के लिए, उनके रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में अपना वो भी जो भी मेंटेनेंस के लिए या फिर जैसे भी वो अपने चर्च में लगाएंगे उसका वो टैक्स लिया करते थे। अच्छा, कौन इसको देगा, पहली बात तो एक कंपलसरी टैक्स था, इसको देना पड़ेगा ही पड़ेगा। 1/10 हिस्सा था, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। किस लिए, चर्च के मेंटेनेंस के लिए दिया जाता था। कौन देता था, तो कॉमन पीपल, जो आपके थर्ड स्टेट के कॉमन पीपल, किसान, फार्मर, ये हैं, यही अपना ये जो है इसको पे किया करते थे, ठीक है। अब जो चर्च क्या था, वो जो 10th शेयर है, आदमी चाहे जो किसान है, जो आपका पेजेंट है, वो जो भी बो रहा है उसका जो 10वां हिस्सा, जो आप 10 में से जो पहला हिस्सा है, इस चीज़ को उसको देना ही देना है। ये एक कंपलसरी फिक्स टाइप का चीज़ आपको देखने को मिल जाता था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रीस्ट के बारे में दिया गया है कि जो सर्व्स थे, जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग थे, जो औरतें थी, वो प्रीस्ट नहीं बन सकती थी, बाकी के जो आदमी है वो बनेंगे, और वो भी शादी ब्याह नहीं कर पाएंगे। इस टाइप का इन लोगों का कल्चर था। अच्छा, इन लोगों के पास जमीन बहुत ज़्यादा थी, है ना, जमीन बहुत ज़्यादा थी, अपना पूजा पाठ से इन लोगों को मतलब है, इनका खुद का नियम कानून अपना अलग है, कौन प्रीस्ट बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, कौन पूजा पाठ करेगा, कौन नहीं करेगा, ठीक है, क्या टैक्स होगा, टैक्स सबको कंपलसरी देना था। तो अपना इनका पर्सनल कुछ अपना नियम कानून हुआ करता था, रिलेटेड अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, और सारी चीज़ों को जो है ये इंजॉय एक तरीके से करते थे। आगे देखिए इनका कुछ रिचुअल्स, ठीक है, कुछ जो इनका क्रिया कार्यक्रम है, ये सब सारी चीज़ें क्या क्रियाकलाप कर रहे हैं, इस चीज़ को देख लीजिए। एक्ट ऑफ नीलिंग वाइल प्रेयर, प्रेयर के समय इस तरीके का एक्ट करना यहाँ पर आपको दिख जाता है, इमेज में आपको दिख रहा होगा। आगे बढ़िए, लॉर्ड शब्द का प्रयोग होना, ठीक है, गॉड के लिए, जैसे हर जगह भैया अल्लाह भगवान है, ठीक है ना, वैसे ही यहाँ पर लॉर्ड शब्द का प्रयोग किया जाता था, गॉड को इस टर्म का प्रयोग किया जाता था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे कि मोंक्स जो हैं, इन क्रिश्चियंस में ही मॉन्क्स थे, वो थोड़ा सा हट करके निकल करके आते हैं। इनके बारे में हम आगे और डिटेल में देखेंगे कि मॉन्क्स के बारे में थे, अपना अलग कम्युनिटी, एक रिलीजियस कम्युनिटी थी, बना करके एक रिलीजियस कम्युनिटी रहते थे। वो लोग कहाँ रहते थे, आपके मोनेस्ट्रीज में रहते थे, एबेज में ये लोग रहना पसंद करते थे यहाँ पर। अच्छा, इसमें क्या था कि कोई भी औरत और कोई भी आदमी
मोंक्स और नन्स बन सकता था। लेकिन यहाँ पर भी एक कॉमन बात है कि वो लोग भी अपने में शादी ब्याह नहीं करेंगे। ठीक है, देखो इसे यार पूजा पाठ वाला आदमी आप सुनते हैं कि सन्यासी कहाँ, जो सन्यास ले लिया एक तरीके से, उसको ये सब वैवाहिक जीवन से कहाँ मतलब रहने वाला होता है ना। आमतौर पर देखिए यहाँ पर तो इसी तरीके से वहाँ पर भी वो लोग आपस में शादी ब्याह नहीं करते थे। आगे बढ़िए, तो उस समय के चर्च और सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशन था, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो क्रिश्चियनिटी इंटर हुआ। अब क्रिश्चियनिटी अंदर आया तो बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस भी किया, है ना। अब जैसे एक नया धर्म आ रहा है, काफ़ी लोग जैसे आप पिछले चैप्टर में देखें, इस्लाम काफ़ी लोग को इन्फ्लुएंस करता है, वैसे यहाँ पर क्रिश्चियनिटी भी काफ़ी लोग को इन्फ्लुएंस करता है। तो एक रिलेशन तो बनी जाएगा ना समाज और उस पर्टिकुलर रिलीजन के बीच। ठीक है, तो ये देखिएगा चर्च के बीच में, तो क्रिश्चियनिटी इंटर्ड यूरोप एंड इन्फ्लुएंस्ड मेनी पीपल, बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस किया। जो क्रिसमस है, जो ईस्टर क्या है आपका, जो आपका क्यूरिफिकेशन वाला जो आपका देखने को मिलता है जीसस क्राइस्ट का, और फिर उनमें वापस प्राण आ जाना, इस चीज़ को भी यहाँ पर मनाया जाता है। ये दोनों त्योहारों को आप मना रहे हैं। चौथी सेंचुरी से ही ये जो दोनों डेट हैं, ठीक है, ये जो दोनों फेस्टिवल हैं, ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनको हॉलीडे वगैरह मिलने लगता है। ठीक है, किए जाइए, ये सब सेलिब्रेट वगैरह कीजिए, प्रेयर के लिए छुट्टियां वगैरह मिलने लगती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर होता है। एक बार फिर देख लीजिए, जो आदमी प्रीस्ट बनता था वो शादी ब्याह नहीं कर सकता था। यहाँ पर एक कॉमन चीज़ आपको देखने को मिलेगा। चर्च का खुद का अपना रूल्स, खुद का अपना नियम, खुद का अपना टैक्स वगैरह था। तीथ टैक्स याद रखिएगा, अब ये चीज़ को आप 9th-10th में भी पढ़े हुए हैं। सारे गांव वालों को हर एक गांव में लगभग आपको एक चर्च देखने को मिलेगा। आदमी लोग इतवार को, संडे को वहाँ पर इकट्ठा होंगे, प्रेयर पूजा पाठ करेंगे। ठीक है, इसके आगे देखिए, संडे को आते हैं, पूजा पाठ अपना करते हैं। इसके बाद सारा जो इनका पर्सनली एक तरीके का पूरा कल्चर देखिए। ठीक है, इनका पर्सनली अगर हम लोग चर्च का, क्लर्जी का, इनका पर्सनली एक बात कर रहे हैं, इनका खुद का अपना नियम कानून है, अपना खुद का पूजा पाठ हो रहा है, भगवान जी में भरोसा रख रहे हैं। सबको बोल दिए कि भाई आप लोगों को इनको 1/10 का हिस्सा जो है इनको देना है चर्च के मेंटेनेंस के लिए। कौन देगा? कॉमन पीपल देंगे। तो ये ओवरऑल जो आप एरिया देख रहे हैं किनका है? क्लर्जी का है। ठीक है, किनका है? क्लर्जी का है। समाता इनका सबसे जो उच्च टाइप का पदवी है। वहां पर आप देखने मिलेगा पोप लोग थे जो रोमन में रहा करते थे, है ना। तो ये सारी चीजें आपके क्लर्जी के बारे में बेसिक चीजें हैं जो द फर्स्ट ऑर्डर जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना। अब फर्स्ट ऑर्डर में, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में आपका इतना ही लगभग चीज आपको देखने को मिलेगा क्लर्जी के बारे में। ठीक है, कि कैसे इन लोग का रहन सहन कैसा था, इन लोग का रिचुअल्स कैसा था, चर्च का सोसाइटी के साथ रिलेशन कैसा था, ये तमाम तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर में देखने को मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड ऑर्डर की तरफ बढ़े। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर आपका क्लर्जी क्लियर ही हो गया है ना। सेकेंड ऑर्डर की तरफ बढ़े तो सेकेंड ऑर्डर में आप क्या आ जाते हैं? नोबल्स। कौन आ जाते हैं? नोबल्स आ जाते हैं। अब यह नोबल्स का अपना अलग राज, इन लोग का अलग ही सिस्टम चल रहा है। इसको आइए ध्यान से देखते हैं। क्या नोबेलिटी, यहाँ पर एक सिस्टम चलता था जो कि था वैसलेज सिस्टम। कौन सा सिस्टम था? वैसलेज सिस्टम। अभी हम इस पे आते हैं, देखिएगा यहाँ से जो नोबल्स थे इनके पास बहुत ज़्यादा जमीन हुआ करता था। अच्छा, ये लोग क्या करते थे? इन लोग के वैसलेज सिस्टम चलता था। वैसलेज सिस्टम क्या भैया? एक तरीके का प्रथा है। क्या प्रथा है? हम आपको अपना कुछ ज़मीन वगैरह दे रहे हैं, ये सारा सिस्टम कर रहे हैं, तो इसके बदले में आपको कुछ काम करना होगा और काम के बदले हम आपसे प्रोटेक्शन जो है आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ये सारी चीज़ें जो आती थी वैसलेज सिस्टम में आती थी। तो क्या होता था कि राजा के वैसलेज जो हैं आपका नोबल्स हो गए, और पीजेंट्स किसके वैसलेज हो जाते थे? पीजेंट्स आपके नोबल्स के वैसलेज हो जाते थे। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं कि कौन था? नोबल्स किसके वैसलेज हो जाते थे? राजा के। और पीजेंट्स किसके वैसलेज हो जाते थे? वो जो लैंड ऑनर्स हैं उनके। क्योंकि भाई देखो, आमतौर पर है कि हम आपको कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको भी उसके बदले कुछ देना है। यही वैसलेज सिस्टम वहाँ पर चलता था कि आदमी अपना ज़मीन, फ्यूडलिज्म में आप देखेंगे कि आदमी अपना ज़मीन दे रहा है, ज़मीन के बदले आपको भी कुछ वापस देना है। वापस में आप क्या दे रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। और उसके बदले भी आपको प्रोटेक्शन का वादा किया जा रहा है। ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अच्छा, अब इनका कुछ प्रिविलेजेस, इनका जो जन्मसिद्ध अधिकार है वो क्या क्या है नोबल्स का, वो आप देख लीजिए। भाई प्रिविलेज अपने आप को ग्रुप मानते ही हैं। क्या क्या कर सकते हैं? इनका खुद के पास जुडिशियल पावर है।
इनका खुद के पास जुडिशियल पावर है और ये खुद के सिक्के जो है अपना बना सकते थे। ऐसे कई नोबल्स थे जिनका खुद का अपना सिक्का जो है देखने को आपको मिल जाता है। अच्छा, इनके पास क्या था, खुद की अपनी एक आर्मी बनाने का भी था वो पावर था कि अपना एक आर्मी खड़ा कर सकते हैं। आगे बढ़िए। देयर स्टेट वेयर कंसिस्ट ऑफ वुडलैंड, अपना भाई ये था फॉरेस्ट में जहाँ पर ये लोग अपना हंटिंग वगैरह के लिए जा रहे हैं, बिंदास तरीके का जीवन। यहाँ पर आगे देखेंगे तो ये लोग जहाँ रहते थे इसको मैनर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मैनर कहा जाता था। ये बड़ा आलिशान सा जगह है। इधर कहीं कुछ खेती का जगह, चर्च हो गया, ठीक है, इधर रहने वालों के लिए कुछ जगह हो गया, एक मेन जो बिल्डिंग है जहाँ पर वो खुद रह रहा है नोबल। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। नोबल्स कहाँ रहते थे? वो मैनर्स में रहते थे। कहाँ देखने को मिलते थे? वो मैनर्स में अपना रहते थे, वहीं पर उनका सारा सिस्टम होता था। इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन वगैरह था। मतलब ये एक बेसिक आइडिया आप देख रहे हैं किसके रिलेटेड? नोबल्स के रिलेटेड। एक बार देखिए यहाँ पर एक सिस्टम जो आपको हम पहले दिखाना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप देखें तो जो सबसे पहले जो राजा है, ठीक है, जो राजा है वो क्या कर रहा है? कुछ अपना ज़मीन का इन लोगों के पास है, दे रहा है, उनके बदले इनको प्रोटेक्शन। मतलब आप देखिए कि जो सर्वोच्च है, ठीक है, उसके पास क्या है? बहुत सारा जगह ज़मीन है। उस समय ज़मीन वगैरह का ही लफड़ा चलता था, तो उसके पास सर्वोच्च ज़मीन है। वो क्या कर रहा है? हम बोले कि हमसे कुछ ज़मीन ले लो भैया, तो वो हमके बदले में क्या देगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। बोल रहा है कि जब आपको लड़ाई की ज़रूरत हो, जब आपको कोई सर्विस की ज़रूरत हो, देखो इन लोगों में एक ही चीज़ का रिलेशनशिप है, वो है सर्विस का रिलेशनशिप, ठीक है। तो जब हम आपको कुछ दे दिए, ठीक है, हम आपको कुछ दे दिए, जैसे हम आपको ये कुछ चैप्टर पढ़ा करके दे दिए, हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, है कि नहीं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक तरीके के उन लोगों में भी और जो पीजेंट थे उनके बीच में भी क्या रिलेशन था? सर्विस का रिलेशन था। वो लोग भाई अपना जगह ज़मीन दे दिए, छोटा सा पार्ट दे दे कि लो भाई खेती करो। फीफ कहा जाता था जो नाइट्स लोगों को दिया जाता था, ठीक है ना। आगे चल करके भी हम लोग इस पे आते हैं, जो नाइट्स पे भी आएंगे। तो इन लोगों को दिया जा रहा है, तो जो ज़मीन दिया जाता था उसके बदले उनको कुछ कहीं भी काम करना हो, कोई सा भी सर्विस प्रोवाइड करना हो, आर्मी में लड़ना हो, सिस्टम भी होता था। अभी आगे चल करके आप देखेंगे, जब कॉमन पीपल को हम लोग देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि 40 दिन का किसी का फिक्स था काम करना, किसी को हफ्ते में 3 दिन काम करना, ऐसे ऐसे करके कुछ फ्री कुछ अनफ्री ऐसे टाइप के सर्विस प्रोवाइड करना है। यानी कि रिलेशनशिप किस चीज़ का हो जा रहा है? यहाँ पर सर्विस का हो जा रहा है, ठीक है ना, कि हम आपको एक ज़मीन दे दिए सिस्टम, आपको उसके बदले हमको कुछ करना होगा, उसके बदले आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो ये वाला सिस्टम कौन कौन कर रहा है भैया? ये वाला आपके कौन कर रहे हैं? नोबल्स कर रहे हैं। तो एक तरीके से देखिए, तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेट था वो कौन था? क्लर्जी। इनके बारे में आप पूरा अच्छे तरीके से देखें। आगे देखा जाए तो जो सेकेंड स्टेप में आपके आ जाते हैं नोबल्स। आपको कहीं कहीं ऐसा पिक देखने को मिलेगा कि देखो क्लर्जी नोबल्स की इनके ऊपर एक तरीके से राज टाइप का कर रहे हैं। पिस के रह कौन जा रहा है? तो वो कौन रह जा रहा है? कॉमन पीपल जो है वो पिस करके एकदम रह जा रहे हैं। उन्हीं का बुरा स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ना। तो अभी हम साइड हट रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा द क्लर्जी को अच्छी तरीके से, सेकेंड ऑर्डर को आप नोबिलिटी को अच्छे तरीके से लिखिए। नोबिलिटी में आपको ये मैनोरियल स्टेट वगैरह कुछ बताना है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक तरीके से देखिए, ये सब अपने जवान पर रखने वाली चीज़ है। क्या द फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी आ रहा है। क्लर्जी में क्या क्या आप बात करें? उनका रहन सहन कैसा है भैया? अपना रह रहे हैं, कौन कौन था? प्रीस्ट हैं, क्लेरिक हैं, ठीक है। आगे देखिए बिशप्स हैं, पोप जो कि रोम में रहा करते थे। यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। इनका कल्चर कैसा है? कैसे अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या कौन सा टैक्स ले रहे हैं, टैक्स किससे ले रहे हैं, किस कारण से ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपको इनकी में देखना है। आगे बढ़ें तो भैया हर जगह आमतौर पर सारे ही गाँवों में एक चर्च हुआ करता था, जहाँ पर संडे को लोग गए अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से जो वर्कर हुआ करते थे उनके लिए छुट्टी का भी समय हो जाता था, तो पूजा पाठ की जगह वो एक तरीके से ज़्यादातर ध्यान अपना मौज मस्ती में भी दिखा दिया करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ जो आप देख रहे हैं वो किसके बारे में हो जा रहा है? क्लर्जी द फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। और सेकेंड ऑर्डर जो नोबल्स हैं तो इनका अलग ही ठाट बाट है। इनके खुद के बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं, अपना आर्मी बना सकते हैं, कॉइन छाप सकते हैं, इनका खुद का जुडिशियल पावर है, रूल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हैं, पूरा सिस्टम को व्यवस्थित कर रहे हैं। कैसे? नोबल बन करके। जो क्लर्जी हैं वो अपना भैया धार्मिक फील्ड से हैं, उनको कोई उतना ये सबसे कल्चर टाइप का व्यवस्था नहीं, अपना मस्त पूजा पाठ में लीन है। हाँ,
लेकिन बाकी सब मतलब एक तरीके का फुल एंजॉयमेंट है उनका, समझ रहे हैं ना। अपना धार्मिक से धर्म से जो है धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड हैं, चर्च से रिलेटेड हैं, और चर्च का सोसाइटी में भी एक अच्छा खासा रिलेशन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, टैक्स वगैरह, मतलब उनका सिस्टम अलग है, नोबल्स का सिस्टम अलग है। और इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे थर्ड स्टेट को देखते हुए, ठीक है। लेकिन थर्ड स्टेट से जाने से पहले आपका ये मैनरियल स्टेट के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये जो राजा लोग हैं ना, ये लोग मैनर में रहते थे। कहाँ रहते थे? मैनर में रहते थे। तो इनका भी कुछ कुछ अपना पर्सनल इलाका टाइप हुआ करता था। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फटाफट से इसको नोट करिए, पॉज करके इसको नोट करिए, फिर आगे भी बढ़ते हैं तुरंत। चलिए, तो यहाँ पर आपने देख लिया क्लर्जी के बारे में और नोबल्स के बारे में। अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं, अभी थर्ड स्टेट पे आने वाले हैं। उससे पहले एक ग्रुप आता है नाइट्स का, ठीक है ना। ये वो लोग हुआ करते थे जो नोबल्स के नीचे रहते थे, ठीक है। अपना एक एम्परर है, उसके बाद नोबल्स हैं, ठीक है। उनका जो बात मान रहे हैं वो कौन है? नाइट्स। ये ऐसे लोग होते थे भाई जो मतलब लड़ाई वगैरह के लिए अपना हमेशा तैनात रहते थे, घुड़सवारी वगैरह इनको आता था, समझे ना। मतलब नहीं चाहता है भाई सेना में ये लोग रहना जरूरी है। अच्छा, इनके बदले जैसे युद्ध में जाना हुआ तो ये फिक्स्ड सोल्जर्स हैं। क्या है? फिक्स्ड सोल्जर्स हैं भाई, इनको लड़ना ही लड़ना है। बाकी कॉमन पीपल जो हैं वो तो आ जा रहे हैं, ठीक है भाई, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये सब करते रहे, लेकिन जो फिक्स लड़ाकू टाइप के योद्धा टाइप के लोग हैं वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है ना। इनका एक नया सेक्शन का एवोल्यूशन होता है उस सोसाइटी में। अच्छा, इनको वॉर के बदले जो जमीनें, जैसे यहाँ पर देखिए, एक मिनट, यहाँ पर देखिए, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, सबसे पहले कौन है यहाँ पर? किंग्स हैं, फिर नोबल्स हैं, फिर नाइट्स हैं, फिर पीजेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ से जमीन मिलता है भाई नोबल्स को। नोबल्स जो लड़ाकू ये सब योद्धा वो हैं, उनको क्या देते हैं? फीफ देते हैं। वो जो जमीन देते हैं उसी को फीफ कहा जाता है, ठीक है ना। अभी हम आगे देखते हैं। ये इनको क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इधर से, ये इनको लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं इधर से। यही पूरा फ्यूडल पिरामिड इसे कहते हैं, यही फ्यूडलिज्म का पार्ट है। ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति दे रहा है जमीन जमीन जमीन, नीचे से क्या आ रहा है? सर्विस सर्विस सर्विस। किसी का सर्विस कहीं और है, किसी का सर्विस सेना में है, किसी का सर्विस उसके घर पे है, समझ रहे हैं ना। वो जमीन दे रहा है, इधर से सर्विस दे रहा है। मतलब रिलेशनशिप किस चीज़ का है? सर्विस वगैरह का है। आइए फटाक से अपने यहाँ पर आते हैं, अपने जो है थर्ड स्टेट वाले पे। तो जो नाइट हैं, ठीक है, थर्ड स्टेट पे भी आते हैं। उससे पहले जो नाइट ग्रुप है, ये घुड़सवार भी हुआ करते थे, योद्धा भी हुआ करते थे, ठीक है। दे वेर अंडर द लॉर्ड, भाई लॉर्ड के तो अंडर में रहना ही है, और वो सबॉर्डिनेट्स हुआ करते थे किंग के, ठीक है। जो ये युद्ध लड़ते थे, ठीक है, जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, इनके बदले में जो इनको जमीन दी जाती थी राजाओं के द्वारा, वो जमीन को क्या कहते थे? वो जो चीज़ मिल रही है उसे क्या कहते थे? फीफ कहते थे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा नाइट्स के बारे में आप लोग देख लिए। ये वो योद्धा हैं जो कि लड़ाई वगैरह में इनका इस्तेमाल जो है ये अपना फुल मतलब एकदम जो सोचते एकदम लगे रहते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से अगला अपना जो थर्ड स्टेट है उस पर बढ़ते हैं। कॉमन पीपल, पीसेंट्स के बारे में। नाम से आपको पता चल गया यार, कॉमन है, आम जनता है। राजा को और चर्च के क्लर्जी लोगों को छोड़ करके बाकी जो बचे सब इनमें आ जाते हैं। फटाफट से इनका सेक्शन देखते हैं। यहाँ पर दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। देखिए, कॉमन पीपल में दो लोग थे, एक थे अनफ्री और दूसरे थे कौन से? फ्री, ठीक है ना। यहाँ पर ये दो डिवीजन आपको देखने को मिलेगा कि जो पेजेंट्स थे, जो कॉमन पीपल थे, वो दो थे। एक अनफ्री आते थे, एक पेड, मतलब जो फ्री थे उनका भाई फ्री है, और जो अनफ्री हैं उनको कुछ दिया जाता था। यहाँ पर देखिए, फ्री के बारे में पहले बात हुई है। फ्री पीजेंट्स वो लोग थे, ठीक है। फ्री पीजेंट्स वो लोग थे जिनके पास खुद का जमीन था, लेकिन वहां पर वो टेनेंट्स की तरह रहते थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम खुद का हक जमा करके रह रहे, नहीं, फिर भी उनको कुछ ना कुछ यहाँ आपको पे करना पड़ता था टैक्स के रूप में। दे हैव टू गिव मिलिट्री सर्विसेज फॉर 40 डेज, 40 दिन का, एक साल में 40 दिन का उनको सर्विस मिलिट्री में प्रोवाइड करना ही करना है, ये फिक्स हुआ करता था, ठीक है। उनको अनपेड सर्विसेज भी जो है उनको प्रोवाइड करनी पड़ती थी। टैक्सेस की अगर हम बात करें तो जो कॉमन पीपल हैं उनको दो टैक्स देना पड़ता था। एक जो टैली टैक्स है वो किसको देना पड़ता था? राजा को, ठीक है ना। दो प्रकार के टैक्स है, आप अपने 10-9 में पढ़े हुए हैं, इसको कौन सा ये नया तो है नहीं आपके लिए। तो टैली जो है वो राजा को दिया जाता था, और तीर्थ जो है अभी आप देखेंगे क्लर्जी को दिया जाता था। ये दोनों टैक्सेस कौन देता था? कॉमन पीपल देता था, फिर वो ऊपर जाता था, ऊपर से वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ को यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा। ये लोग
जो लॉर्ड्स थे उनके ज़मीन पे काम करते थे सर्फ्स बन के, इनका कोई वेज वगैरह नहीं हुआ करता था, ठीक है। बिना परमिशन के अपना ज़मीन वो स्टेट को छोड़ करके, जो उसका मीनार है, ठीक है, उसकी उसकी जो मैनर्स हैं, जो मैनोरियल स्टेट हैं, जो जगह आप देख रहे हैं, इसको छोड़ करके वो जा भी नहीं सकता है। इसी में उसको खेती वगैरह जो है वो करना है, ठीक है। पूरा मोनोपोली जो है वो राजा का हुआ करता था। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। किसकी बात हो रही है? ये थर्ड स्टेट की। मतलब देखो यार, लाचारी टाइप का है सिचुएशन। इसीलिए ना आगे चल करके आप देखेंगे एकदम बदतर से बदतर समय हो आता है, फिर रेवोल्यूशन वगैरह होता है, विद्रोह होता है, फिर जा करके कहाँ सारा इतना सब कुछ होने के बाद रिपब्लिक वाला सिस्टम देखने को मिलता है। तो आप 9th में ये सारा चीज़ पढ़ लिए हैं। इसके पहले का भी जो स्थिति है वो इस चैप्टर में आप देख रहे हैं, 3 ऑर्डर्स के नाम से, ठीक है। अब जो फैक्टर्स हैं, अगला टॉपिक आपका आ जाता है सोशल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप पे। कौन कौन से सोशल, सामाजिक और इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति पे, कौन कौन से सामाजिक और आर्थिक स्थिति पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं। अब भाई सामाजिक और आर्थिक स्थिति में वहां पर एक ही चीज है भाई, एग्रीकल्चर, ठीक है। आर्थिक मामलों के लिए क्या है? एग्रीकल्चर है। सारा ट्रेड वगैरह किस चीज के? एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज क्लियर करते हैं कि यहाँ पर आपको इन तीनों का फर्स्ट ऑर्डर क्लर्जी, सेकेंड ऑर्डर नोबल्स और यहाँ पर आपका थर्ड स्टेट जो है कौन, कॉमन पीपल का, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। कुछ है नहीं, छोटा छोटा कंसेप्ट, थोड़ा मोड़ा बात इन लोगों का। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो सोशल और इकोनॉमिक चीज़ों पे इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 फैक्टर देखने को मिलेंगे, एनवायरनमेंट, लैंड और टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्या वातावरण है भाई, वातावरण का भी असर यहाँ पर पड़ता है। तो सबसे पहले हम एनवायरनमेंट का चर्चा करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 2 फेज में यहाँ पर आपको 2 फेज देखने को मिलता है। एक 4 से 10 या 4 से 9 के बीच का समय, 4th से 9th सेंचुरी के बीच का समय, और एक 9th से बाद का 11th 12th वाला जो उधर का सीजन है वो आपको देखने को मिलता है। तो 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच ठंड का जो है मौसम वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठंडा है, बहुत फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है। अब भैया ऐसे ही फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है तो एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन वमीन तो कम पड़ेगा ही। देखो यहाँ पर आपको ये दिखाया जा रहा है, ये दोनों इन्वायरमेंट को दिखाने के लिए, यहाँ वातावरण का किसी से रिलेशन होने वाला है? एग्रीकल्चर से। सिंपल वर्ड में आपको ये बताया जा रहा है कि 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में एग्रीकल्चर उतना डिमांड में उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं था, ठीक है ना, डाउन चल रहा था। लेकिन फिर किन हालातों की वजह से? वातावरण इधर ठंडा था, फॉरेस्ट हर जगह थे, जमीन करने का कुछ खेती जमीन वमीन उतना था नहीं, ठीक है ना, जो एग्रीकल्चर वाला लैंड है वो उतना था नहीं। तो वातावरण की वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर कम है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर कम है। बाद में जब 9वीं सेंचुरी डाक जाते हैं, उधर 11वीं सेंचुरी के आसपास फिर थोड़ा सा गर्मी वर्मी टाइप का माहौल देखने को मिलता है, फॉरेस्ट उतना ज़्यादा नहीं होते हैं तो एग्रीकल्चर लैंड बन जाते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं तो वातावरण बनता है तो एग्रीकल्चर पुश होता है। तो इन्वायरमेंट का खेल बस इतना ही है कि इधर बता रहा है एग्रीकल्चर कम था, फिर आने वाले समय में एग्रीकल्चर बढ़ जाता है। वही चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। देखिए पहले भैया ठंडा का माहौल है, फॉरेस्ट वगैरह है, एग्रीकल्चर रो है, आगे बढ़ा जाए तो गर्मी आ गई है, जमीन वगैरह है, एग्रीकल्चर अपने थोड़ा सा बढ़ चुका है। तो ये आपका मसला, जो आपका मामला है वो एनवायरनमेंट के रिलेटेड है। लैंड पे आते हैं, दूसरा जो फैक्टर है लैंड क्या कहता है भाई? सबसे पहले कि जो खेती करी जा रही है एग्रीकल्चर में, जो ज़मीन पे चीज़ें इस्तेमाल करी जा रही हैं वो है पुरानी, जैसे कि क्या है आपका वही लकड़ी वाला हल जो है उसका इस्तेमाल, ठीक है, 2 ठो भाई बैल का जोड़ा अपना भैया लकड़ी खींच करके आपका जो है खेती वगैरह कर रहा है। ये सब प्रिमिटिव जो है तरीका था। तो इन सारी चीज़ों का, और जो क्रॉप रोटेशन हुआ करता था बस दुइये बार का हुआ करता था, ठीक है ना। तो इससे क्या भाई, एक जगह खेती हुआ उसको छोड़ दिया, अगले खेत पे आ गए, खेती किए, फिर जब वो सही होगा तो फिर अगले ऐसे ऐसे कर करके फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए। तो जो लैंड का सिस्टम है, जो लैंड है वो भी तो भाई एग्रीकल्चर है यार, इन्वायरमेंट मैटर करेगा ही करेगा। जो ज़मीन है जिसके ऊपर सारा भाई उस समय बस हम किस चीज़ पे रहे, जिंदा हम किस एग्रीकल्चर पे ही ना, ठीक है ना, वही तो है मेन ना। बाद में ना आगे चल करके आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इंडस्ट्रीज भी आ जाएंगी तो भी एक मेन सोर्स ऑफ इनकम हो जाएंगी। अभी तो यही आपका एग्रीकल्चर वाला सिस्टम आपको देखने को मिलता है ना, ठीक है। तो कपल ऑफ ऑक्सिन जो हैं वो वही 2 ठो बैल अपना लगे हुए हैं हर जोतने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उस समय थी, ज़मीन का बड़ा वो देखने को मिलता है। आगे देखा जाए टेक्नोलॉजी,
टेक्नोलॉजी में क्या, अब जैसे देखिए यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, सिस्टम बदलते हैं तो भाई टेक्नोलॉजी आएगी, तो मैटर ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे वहाँ जहाँ लकड़ी का जो हल हुआ करता था उसका चोक किस चीज़ का कर दिए हम, लोहा का कर दिए, उससे बढ़िया हो गया। हवा और इसका पानी का विंड एनर्जी का और वाटर एनर्जी का अच्छा खासा इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करने से भी जो है एग्रीकल्चर में प्रभाव हो रहा है। शोल्डर हार्नेस, जैसे कि ये देखिए पहले क्या होता था कि वो जो आपके बैल हैं उनके गर्दन में बांध करके उनसे बोला जाता था कि भाई खींचिए, है ना, गर्दन में बांध करके तो उतना एनर्जी लग नहीं रहा था। तो अब क्या किया गया, गर्दन से शिफ्ट करके उनके शोल्डर का, कंधा का इस्तेमाल करने लगे वो लोग, तो उनको भी आराम पड़ता था। ठीक है, चौचक घींच के लेते चले जा रहे हैं, है ना। जैसे आप अपने गर्दन पे कोनों को लटका लीजिए दे के फसरी और अपने पीठ पे कुछ ले लीजिए, फर्क है ना, सेम वही वाला सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हवा पानी का अच्छा इस्तेमाल किए, ठीक है, जिससे क्या हुआ, अच्छा जमीन का ये लोग 3 फील्ड सिस्टम बना दिए। 3 फील्ड सिस्टम क्या, 3 पार्ट है जमीन का, एक सीजन में इसको, एक सीजन में इसको, फिर एक छोड़ दिया, फिर दूसरा वाला करने लगा, फिर ये वाला बच गया, फिर आगे वाला दूसरे वाले जमीन पे गए तो तीसरा बच गया, ऐसे ऐसे करके दो सीजन में तीसरा वाला अपने आप तैयार हो जाया करता था। ठीक है, तो ऐसे छोड़ छोड़ करके 3 लैंड सिस्टम को डेवलप किया गया। कुल मिलाकर के जो आउटकम देखने को यहाँ पे मिल रहा है, एग्रीकल्चर बढ़िया से बढ़ रहा है। एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक पैसा बढ़ेगा, क्योंकि अब धंधा वाले लाइन में आदमी घुस गया है, जिससे क्या होगा, ये फ्यूडलिज्म वाला सिस्टम थोड़ा सा कम होने को आपको दिखता है। लोग क्या कहेंगे कि अरे यार हमसे सर्विस वर्विस नहीं हो रहा है, हमसे टैक्स ले लो मालिक, बात छोड़ो हमको, ठीक है ना, हम जो उगा रहे हैं, एग्रीकल्चर बढ़ गया यार, ज़मीनें बढ़ गई तो खेती बढ़ गई, तो भाई अब हमसे सर्विस वर्विस ना कराओ, हमसे तुम टैक्स ले लो। ये वाला सिस्टम आपको देखने को मिलता है। आगे देखिए, तो जो टाउन्स हैं वहाँ पर क्या हो गया, सर्विस के जगह पर लोग बोल रहे हैं कि ना भैया हमसे तुम टैक्स ले लो, हमसे सर्विस वगैरह ना दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए तो जो स्लेव्स थे वो क्या कर रहे थे कि उनके मैनार्स में से भाग भाग करके जाकर के टाउन में जाकर के अपना बस जा रहे हैं। अब वहाँ खोजें, टाउन इतना बड़ा है, कहाँ खोजेंगे स्लेव को, ठीक है ना, तो उधर लुका जा रहे हैं, कोई उनको खोजने वाला नहीं है। अब देखिए जो फ्री पीजेंट्स हैं, जो स्केप स्लेव्स हैं, वो जाकर के वहाँ पर टाउन में लेबर का जो है जो चीज़ है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा सिस्टम देखने को मिला है। देखिए कुल मिलाकर के 3 रिलेटेड एरियाज में सारा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर मस्त हो गया तो भाई अब एकदम ट्रेड आपका बढ़िया हो जाएगा, बिंदास हो जाएगा। इससे पॉपुलेशन पे भी जो है असर आपको देखने को मिलता है। ट्रेड फर्स्ट क्लास हो जाता है, ट्रेड हो गया, पॉपुलेशन हो गया, लोगों का स्थिति सही हो गया, तो फिर टाउन्स जो है एक तरीके से आपको देखने को मिल जाते हैं, लोग आकर के टाउन उनमें बस रहे हैं। ठीक है, एक नया कल्चर स्टार्ट, माहौल देखने को मिल रहा है, चेंज देखने को मिल रहा है। मतलब थोड़ा सा पहले से एग्रीकल्चर की वजह से एग्रीकल्चर में भाई फायदा आया तो सारी चीज़ों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो मेजरली पॉपुलेशन, ट्रेड और टाउन्स में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ यही जो बदलाव हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से, एग्रीकल्चर जो बढ़ रहा है, तो यहाँ पर इन्हीं चीज़ों के वजह से 4th ऑर्डर भी एक तरीके से देखने को मिलता है। देखो क्या हुआ कि ये जो टाउन वाला कल्चर नया निकल करके आया कि लोग जाकर के टाउन में रह रहे हैं, अपना बोल रहे हैं कि नहीं भैया हम तो अब सर्विस देंगे नहीं, हमसे टैक्स वगैरह ले लो। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके का 4th ऑर्डर जो यहाँ पर दर्शाता है टाउन्स के बारे में, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो अभी फटाफट से ये नाइट्स के बारे में और ये 3 ऑर्डर जो आपके 3rd स्टेट है इनके बारे में और फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे हैं सोशल और इकोनॉमिकल रिलेशन के बारे में हम देखें। इसको फटाफट से नोट करिए, इसको फटाफट से नोट करिए, कुछ है नहीं, ठीक है, इसको फटाफट से नोट करिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटा करके हम आगे बढ़ते हैं। तो इधर ये सब सारा सिस्टम चल रहा था, इधर एग्रीकल्चर वगैरह वाला जो भी आप इन्वायरमेंट का इफेक्ट, लैंड का इफेक्ट, टेक्नोलॉजी का इफेक्ट देखते हैं, ये सब सिस्टम बढ़िया चल रहा था, ठीक ठाक फ्लरिशिंग वगैरह हो रहा था। लेकिन फिर देखिए आगे चल करके 14वीं शताब्दी में इन लोगों का एक ठो क्राइसिस इंतजार कर रही थी आराम से। मतलब सब सेटलमेंट टाइप का ठीक है, हाँ मतलब नरिशमेंट हो रहा है, सही चल रहा है, लेकिन 14th सेंचुरी आते आते एक गजब की क्राइसिस यहाँ पर देखने को मिलती है। वो कैसे होती है इसके बारे में पूरा स्टोरी जो है होने वाला है। ठीक है, अब सीन समझिएगा। हम लोग देखते आए हैं कि अब एग्रीकल्चर जो है इम्पॉर्टेंट हो गया है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, टाउन्स हो गए हैं, ये सारा सीन अब बना हुआ आया है। अब 14वीं शताब्दी का जो क्राइसिस आया था उस पर एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं। अर्ली 14th सेंचुरी में, ठीक है, यूरोप का जो एक्सपेंशन था, इकोनॉमिक एक्सपेंशन था, वो थोड़ा सा रुक गया। जो भाई एकदम आर्थिक स्थिति से एकदम बढ़ चढ़ के हो रहा था उस पर थोड़ा सा हो गया, ब्रेक लग गया, है ना, स्लो हो गया।
क्या क्या था, देखो समय था ग्रोइंग क्रॉप्स का, ठीक है, जो फसल उगाने का जो समय है 1 महीना के करीब तकरीबन आपका जो है घट गया। समझ रहे हैं, इससे काफी प्रभाव पड़ता है। स्टॉर्म और ओशियानिक फ्लड की वजह से, सब बाढ़ वगैरह की वजह से बहुत सारे खेती करने वाले जो जमीन है वो कम हो गए, ठीक है। अच्छा, इससे क्या हुआ, देखिए जब नॉर्मल सी बात है भाई, टैक्स कहाँ से भरा जा रहा है, आपके जमीन से ही ना, जो एग्रीकल्चर वगैरह हो रहा है उससे ही ना। तो अब ये सब चीज की वजह से एग्रीकल्चर पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो एग्रीकल्चर पे इफेक्ट पड़ेगा तो टैक्सेशन में इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो वही सारी चीजें हो रही हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से रिसोर्सेज का कमी पड़ने लगा। देखो हर एक क्राइसिस का यह एक ठो नियम है, कुछ बवाल होता है, पॉपुलेशन चौचक, आप आगे चल करके अभी ये तो 14th सेंचुरी है, अभी इसके आगे भी चल करके बहुत सारा क्राइसिस होता है, वहां पर भी सेम क्या भैया, क्रॉप फेल हो गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी आप यही देखे थे, अंत में आते आते आपका क्रॉप फेल हो गया, ऊपर से वो महामारी आ गई, महामारी के आने के बाद भूखमरी टाइप का सीन बन गया और टैक्स बढ़ा दिए हैं ये लोग, ठीक है। तो सेम उसी टाइप का यहाँ पर भी सीन दिख रहा है, आक्रोश होता है ना, वही वाला सीन यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ इसका जो इमीडिएट रिजल्ट क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी हुई है यार, खाने होने को कुछ है ही नहीं, एग्रीकल्चर बर्बाद पड़ा है, ठीक है, और जैसे लोग अपना टैक्सेशन झोंके हुए हैं। तो ये सब का कारण क्या हुआ, एकदम फेमाइन टाइप का जो सिचुएशन है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अच्छा, ये भी कुछ ठीक है, एक हद तक मान के चलो ऐसा हालात आया, महामारी टाइप का हालात आ गया, ठीक है, चलता है। लेकिन इससे भी बुरा क्या हो गया, जो जहाजें आ रही थी, जो जहाजें आ रही थी उनमें चूहों के कारण, किससे, उनमें चूहों के कारण जो एक वायरस, एक तरीके का मान लो, एक तरीके का इन्फेक्शन मान लो, उस मतलब बहुत खतरनाक इन्फेक्शन, एक तरीके का जैसे कोरोना वोरोना है, वायरस है, ठीक है, इसी तरीके का एकदम महामारी जान जाइए, उस चूहों की वजह से जो जहाजें आ रही थी, जा रही थी आपके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए, उनमें पाया गया, जिससे इन्फेक्शन होता है तगड़ा वाला, ब्लैक डेथ नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। डेडली ब्यूबोनिक प्लेग जो है यहाँ पर फैलता है उन चूहों की वजह से, और यहाँ पर भी लाखों में महामारी टाइप का सिचुएशन आ जाता है ना, कि देख रहे हैं बीमारी भी यहाँ पर हर बार आ रही है। अब इस वजह से पूरा समाज पे क्या जो है इम्पैक्ट पड़ता है, सबसे पहले तो जो राजा हैं उनके इनकम पे चौचक इफेक्ट पड़ा। क्यों? क्योंकि भाई प्रजा परेशानी में है, तो आपको टैक्स कहाँ से देगी, और टैक्स नहीं देगी तो राजा का सिस्टम डगमगाने लगा। आगे देखिए, तो वो लोग सोचे कि यार मतलब टैक्स गड़बड़ हो रहा है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ करने के लिए वो क्या सोचे कि चलो ऐसा करते हैं, ये लोग टैक्स, देखो पहले ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते थे, लेकिन एग्रीकल्चर बढ़ गया, कुछ लोग पढ़े लिखे आ गए, समय बदल रहा था, है ना, तो क्या हुआ, ये सर्विस को मना कर दिए, बोले कि हम सर्विस नहीं करेंगे, अब हम आपको टैक्स दे दिया करेंगे। अब ये महामारी की वजह से क्या हो गया, टैक्स तो मिलने से रहा, एग्रीकल्चर है ही नहीं तो टैक्स कहाँ से मिलेगा, सब इकोनॉमिकली वीक पड़ रहा है, तो टैक्स के लिए मना हो गया। तो ये लोग सोचे, जो राजा लोग सोचे हैं कि यार फिर से क्या सिस्टम कर देते हैं, लेबर वाला जो सर्विस वाला सिस्टम था उसी को कर देते हैं। अब भैया पढ़ी लिखी टाइप की पीढ़ी है, बर्दाश्त थोड़ी ना करेगी, ये लोग जोर शोर से जो है एकदम वायलेंटली अपोज करने लगे, एकदम गुस्सा उस्सा में आगे बैक, हम काम हम नहीं करेंगे, सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे, होगा तो टैक्स देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, ये टाइप का फीलिंग आ गया। तो जो पीजेंट्स थे उनमें कुछ एजुकेटेड और जो थोड़ा सा बढ़िया से फल फूल गए थे, वो लोग इस बात को नहीं माने, अस्वीकार किए कि नहीं हम लोग अब सर्विस थोड़ा ना प्रोवाइड करेंगे, लेना है हमसे टैक्स लीजिए। महामारी के बाद फिर से टैक्स देना स्टार्ट कर देंगे। अब इससे क्या होता है, इतने रिप्रेशन की वजह से, इतना दबाव की वजह से, ये जो पूरा क्या कहते हैं आपका पीजेंट्स का, पूरा इस समूह का जो एकदम दबाव है, पूरा एकदम अगेंस्ट ये लोग खड़े हो गए कि नहीं ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। तो इससे क्या होता है, पीजेंट अपोजिशन इंश्योर्ड दैट द ओल्ड फ्यूडल रिलेशन कुड नॉट बी री इम्पोज्ड। राजा लोग तो चाह रहे थे कि नहीं वही सर्विस वाला सिस्टम लगा दें, तो ये लोग अपोज करते हैं, जिसके कारण फिर से ये फ्यूडलिज्म वाला, ये सर्विस देने वाला सिस्टम को री अप्लाई नहीं किया जा पाता है, ठीक है ना, फेल हो जाता है। अच्छा, इससे क्या होता है, जो टाउन में लोग क्या कर रहे थे, सर्विस के जगह पर, ठीक है, सर्विस नहीं दे रहे थे, वो क्या दे रहे थे, टैक्स दिया करते थे। तो राजा बोला नहीं यार अब कहाँ से टैक्स दोगे, टाउन में तो ये वाला सिस्टम ही नहीं था, टाउन में क्या था कि टैक्स वगैरह देते थे। तो राजा सोचा नहीं अब फिर से सर्विस ला देते हैं, टैक्स तो दे ही नहीं पाएंगे, तो इस चीज़ को एकदम अपोज किए, तो ये फिर इम्प्लाई किया नहीं पाया। इससे पॉलिटिकल चेंजेस थोड़ा सा नज़र डालिए, ये क्राइसिस की वजह से पॉलिटिकली क्या क्या चेंजेस देखने को आपको मिलते हैं। सबसे पहले 15वीं और 16वीं शताब्दी में
सिस्टम तो एकदम चौचक तरीके से टूट गया। राजा को लगा कि नहीं भाई अब तो ये लोग अपोज कर रहे हैं, अब हमको अपने आप को मजबूत करना होगा। तभी ना जब टैक्स दे ही नहीं रहे हैं और सर्विस के लिए बोला जा रहा है तो एकदम अपोज कर ले रहे हैं, एकदम खड़ा हो जा रहे हैं कि ना भैया विरोध कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब 15वीं 16वीं शताब्दी में आप देखेंगे कि जो यूरोप के राजा लोग हैं ये अपने मिलिट्री को, अपने पावर को, अपने पैसे को एकदम बढ़ाना चाहेंगे ताकि हम मजबूत रहें। और जब ये लोग इस हिसाब से मजबूत हो जाते हैं तब जबरदस्ती फिर से कुछ नहीं करोगे तो फिर वही धय के पीटने वाला बात ये लोग करने लगेंगे, किसी को भी मरवा देंगे। तो अब इस चीज़ को देखते हुए इन लोग को जो अपोज झेलना पड़ा उससे यूरोपियन किंग सोचते हैं कि नहीं भाई अब हमें अपना मिलिट्री, हम अपना फाइनेंशियल पावर, पैसा, आर्मी, ये सब चीज़ को क्या करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा ताकि हम और मजबूत अपने स्टेट को बना सकें। ये सब टाइप का इन लोग के अंदर सोच जो है आने लगा। अब इससे क्या क्या हुआ, ये लोग क्या करने लगे भैया, आर्मी को एकदम मजबूत करने लगे। आर्मी को मजबूत करने के साथ साथ नौकरशाह को परमानेंट ब्यूरोक्रेसी मतलब परमानेंट नौकरशाह वाला जो है ये लोग सिस्टम एकदम इस्टेब्लिश करने लगे। ठीक है, नेशनल टैक्सेशन के बारे में ये लोग का मुद्दा जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आगे यूरोप में स्पेन और उधर पोर्तुगल का जो एरिया था उधर से मतलब एक्सपेंशन टाइप का ये लोग के अंदर सोच जो है अब आने लगता है। सिस्टम देख रहे हैं कि नहीं, एग्रीकल्चर था, ये लोग टैक्स के जगह सर्विस की जगह टैक्स प्रोवाइड करने लगे। बीच में एक क्राइसिस की वजह से सब टूट गया। राजा लोग सोचे कि नहीं फिर से हम अपना सर्विस लेना स्टार्ट करेंगे, तो लोग मना कर दिए, आक्रोश कर दिए, जिसकी वजह से वापस से वो चीज़ को नहीं ला पाया गया। तो भाई राजा सोच भी नहीं करेगा यार, अब तो मजबूत होना पड़ेगा, तो अपना आर्मी बढ़ाया, टैक्सेशन का नया सिस्टम लगाया, परमानेंट ब्यूरोक्रेसी लगाया, है ना, अपने फाइनेंशियल पावर को तगड़ा किया ताकि अपने स्टेट को और बड़ा कर सके। और फिर यहाँ से एक्सपेंशन वाला फील जो है स्टार्ट हो जाएगा और यही आगे चल करके आप देखेंगे कि ये सब खुद मजबूत हो जाएंगे और फिर जगह जगह जा करके कब्जा टाइप का सिस्टम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है आगे चल करके। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या क्या होता है समाज पर। सबसे पहले देखिए आर्मी को ये लोग मजबूत कर लेते हैं, गन पाउडर वगैरह का इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा। फ्यूडल स्ट्रक्चर को एक तरीके से डिक्लाइन कर दिया जाता है। ठीक है, टैक्स वगैरह को ऑर्गेनाइज करते हैं और फ्यूडल लॉर्ड्स को जो है इन लोग का थोड़ा सा दबाव आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रगल आपके किंग और पार्लियामेंट के बीच थोड़ा सा देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। कहीं कहीं होगा कि नहीं भाई पार्लियामेंट का अलग स्ट्रक्चर बन गया, रिपब्लिक टाइप का फील हो गया, लेकिन फिर आगे चल करके कुछ शताब्दी के बाद कब्जा कर लेंगे। अच्छा, दूसरे जगह जैसे इंग्लैंड का बात करें तो वहाँ पर भाई पार्लियामेंट बना दिया गया कि लो भाई हाउस ऑफ पीपल हो गए, इधर हाउस ऑफ लॉर्ड हो गए, ये हो जाता है। लेकिन फिर भी मोनार्क्स ने कुछ अपना जो सिस्टम बैठा करके उसको अलाउ कर देंगे और जिससे आपको आगे चल करके देखने को मिलेगा कि वहाँ पर मोनार्किज्म ही रह जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें अभी आगे चल करके आप और बेहतरीन तरीके से देखेंगे। तो अब क्या हुआ, पार्लियामेंट बन जाता है इंग्लैंड और फ्रांस में। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस में पार्लियामेंट इंग्लैंड में तो आजकल भी जो है वो मोनार्क वाला ही सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। इधर फ्रांस में पार्लियामेंट वगैरह बनेगा, लेकिन फिर आगे चल करके देखेंगे तो वो कब्जी कर करके फिर से वही सारा सिस्टम आ जाता है। और फिर तब कब, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हो जाएगा तो वहाँ का जो आप कहानी पढ़ें उसके बाद से सीधे जो रिपब्लिक वाला सिस्टम है वहाँ पर अप्लाई होता है। तो एक तरीके का ये उसके पीछे की जो कहानी ऑल ओवर व्यू हम लोग जो देखते आए हैं वो आपके ये 3 ऑर्डर्स की जो कहानी है ये हम लोग देखते आए हैं। हम साइड हट जा रहे हैं, आप चाहें तो इसे पॉज करके नोट कर लें, चाहें क्या, नोट्स तो भाई ज़रूरी है। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए ये आपका 14th सेंचुरी के क्राइसिस को और जो इससे प्रभाव पड़ा पूरे समाज को, फिर आगे चल करके कैसा पॉलिटिकल बदलाव आता है, राजाओं का कैसा बदलाव आता है, इस चीज़ को हम नोट करेंगे। तो बस आपका चैप्टर नंबर 6 हिस्ट्री का क्लास 11th की ह्यूमैनिटीज़ का यहाँ पर ख़त्म होता है। डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको नोट्स जो है मिल जाएंगे, है ना। कमेंट सेक्शन को भी चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब हम एकदम डट करके अपने टर्म 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। और देखिए हम हकीकत बता रहे हैं, कुछ कारणों की वजह से डिले अक्सर हो जा रहा है, लेकिन हम अपना फुल ट्राई कर रहे हैं कि डिले ना हो। ठीक है, साथ में ही लगभग 1 जनवरी से ये चीज़ें देखिए आपके एकेडमिक्स के लिए है। 11th 12th अच्छे से चल रहा है पांडे क्लासेस बोर्ड्स पे, उसका हम फुल गारंटी लेते हैं, इसको करवा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन साथ में अगर आपका नज़रिया कॉम्पिटिटिव लेवल पे है, ठीक है, अगर आप कोई प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कोई कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको फुल सपोर्ट जो है पांडे क्लासेस परीक्षा से एकदम फ्री टाइप का मिलने वाला है।
है ना। तो उसको विजिट जरूर करिएगा, पांडे क्लासेस परीक्षा को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। जनवरी से सारा सिस्टम वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कॉम्पिटिटिव लेवल पे, और एकेडमिक्स तो आपका यहाँ पर चल ही रहा है, बाकी सब आप लोग तो जानते ही हैं। डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करिएगा नोट्स के लिए। टर्म 1 हिस्ट्री यहाँ पर ख़त्म होता है, टर्म 2 चेंजिंग आवर कल्चर से हम हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। एकेडमिक्स यहाँ पर मस्त रहेगा, कंपटीशन वहाँ पर मस्त रहेगा, तो दोनों चीज़ को जरूर चेकआउट करिएगा। कुछ कुछ सीक्वेंस में और चीज़ें हैं जो कि जल्द ही आपके सामने आ जाएंगी। फिलहाल हिस्ट्री खत्म हो गया और चैप्टर करवाएंगे, फिर अक्सर फिर दूसरे वीडियोस में आराम से बातचीत होगी। तो बस खत्म करते हैं आज का चैप्टर, यहाँ पर एकदम फिनिश हो गया। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़िए, बाय बाय, नमस्कार।